जो आपका अगर एंटीबॉडी को अगर आप डाइजेस्ट कराते हैं, तो 3 तरीके का आपको ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। एक पेप्सिन से, एक पेपाइन से और एक आपका मर्केटोथेनॉल से। तो 2 आपके जो पहले ऊपर के बताए गए मीन्स पेप्सिन और पेपाइन ये आपके एंजाइम के क्लास में आते हैं और प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम होते हैं। मतलब ये प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं। दोनों का एंजाइम का कटिंग साइट्स अलग होता है दैट इज़ व्हाई दोनों के लिए पैटर्न जो होती है अलग आती है। पेप्सिन से अगर आप कराते हैं तो वहाँ पे कोई एफसी रीजन नहीं आता, सिर्फ़ एक आपकी फ्रेगमेंट आती है जिसमें कि 2 एफएबी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, मतलब एफएबी का होल ट्वाइस आप लिखते हैं। तो एक बैंड आएगी और एक फ्रेगमेंट आएगा। पेपाइन से अगर आप कराते हैं तो वहाँ पे 3 फ्रेगमेंट आती है और 3 फ्रेगमेंट के लिए 2 बैंड आती है। जबकि आप मार्केटोथेनॉल से अगर कराते हैं तो 4 फ्रेगमेंट आता है और 4 फ्रेगमेंट के लिए वहाँ पे 2 बैंड आती है आपकी। ठीक है? ओके। चलिए होपफुली अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी फिनिश भी हो जाए और फिर आप लोग भी फ्री हो जाएँगे। 9 बज रहा है मतलब अभी 8 बज रहा है तो होपफुली कि 9 सवा 9 तो साढ़े 9 तक हम लोग फ्री हो जाएँ। अभी किसी को और कुछ पूछना है कि स्टार्ट किया जाए? ओके। सो मेरा सवाल आप सभी लोगों से था जिसमें सिर्फ़ जवाब एक लोगों ने दिया कि अभी आपके रिमेनिंग 7 डेज़ बचे हुए हैं और आप लोगों के अंदर से कैसी वाइब्स आ रही हैं आपको अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम्स का अभी जो तैयारी है, आपके अपने हैंड से कितना हो चुका है या कैसा एग्ज़ाम होने की आपकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? तो इसमें अभी सिर्फ़ एक लोगों ने अपना राय दिया है, बाकी मैं लोगों से भी सुनना चाहूँगा। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के जुड़ने का। तो वंदना है, अर्चना है और नेहा है जो कि बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। अभी सनी और ये लोग तो बाद में आए हैं। तो वंदना बताइए? ओके, वेरी गुड। कोई नहीं, कि इट्स ओके चलता है। ओके, वेरी गुड। वंदना का आंसर ये था कि होगा मतलब ना होने की पॉसिबिलिटी तो है लेकिन उसका प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं पड़ने देना है और फ्री माइंड से जो भी हमको आइडिया है उसका एग्ज़ाम हमको अच्छे तरीके से दे देना है, राइट? और ये आपकी प्रिपरेशंस खराब नहीं जा रही है, ये आप आगे फर्दर जो भी कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करेंगे, चाहे आप मुझसे जुड़े रहें या ना जुड़े रहें, ये आपके जो इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये आपको फर्दर आगे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे आप लाइफ साइंस के फील्ड में, चाहे वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए दें, चाहे वो नेट के लिए दें, चाहे सेट के लिए दें, ये इन्फॉर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चल कर के। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आप सिर्फ़ इसी केबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ़ ये यहीं तक काम करेगा, ये आपको आगे भी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? अर्चना? ओके। अच्छा, जो अभी रिसेंटली कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, चूँकि आप लोग तो काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों में तो इफ़ेक्ट दिख रहा ही होगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जैसे सनी हैं और मनीषा हैं, आरती हैं, ये लोग अभी मुमताज़ बानो हैं, ये लोग काफ़ी लेट से जुड़े। तो जानना मैं ये चाहूँगा कि जब से आप लोगों ने कोचिंग मतलब क्लासेस ये जॉइन किया हुआ है, तब से आप लोगों के पढ़ाई में और आप लोगों के कॉन्फिडेंस में क्या कुछ चेंजेस नज़र आए हैं? मतलब आपके पढ़ने का जो रूटीन है या आपको अभी भी वैसे ही फीलिंग्स आती हैं जैसे पहले होती थी? ओके। सनी पैसे को लेकर के फ़ोकस रहते हैं। क्या सनी? अच्छा, ओके, मतलब आपका पैसा वसूल हुआ, हाँ? अच्छा, ज़्यादा ही हो गया मतलब आपने पैसा कम दिया और आपको चीज़ें मैंने ज़्यादा दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो है ही। मैंने स्ट आप लोग स्टार्टिंग में नहीं थे, स्टार्टिंग में वंदना थी, सुजाता थे, ये लोग सब लोग स्टार्टिंग से जुड़े थे। तो मैंने फर्स्ट डे से ये बोला था कि ये जो क्लासेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये इसका कोई बिज़नेस पर्पज़ मेरा नहीं है। सिर्फ़ मैंने ये देख मैं चूँकि बायोटेक का कैंडिडेट रहा हूँ, तो उनके उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि उनके लिए ना मतलब आपके एजुकेशन फ़ील्ड में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये देखा कि बहुत परेशान थे को इसको लेकर के कि सर कहाँ से मटेरियल तैयारी करें, कैसे क्या करें, ना करें। तो दिमाग में आइडिया आ
कि चलो ठीक है, अच्छा बायोलॉजी पढ़ाने वाले बहुत सारे ट्यूटर हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए कोई टीचर्स अवेलेबल था नहीं, तो मुझे लगा चलो देखते हैं कितने कैंडिडेट आ पाते हैं। तो बिज़नेस पर्पज़ से इस चीज़ को स्टार्ट नहीं किया था और डेफ़िनिटली आपकी बात से एग्री करता हूँ सनी भाई कि आज के डेट में एजुकेशंस को पूरा एक वो बना दिया गया है और उसको वैसे ही बेचा जा रहा है और खरीदने वाले खरीदते भी हैं और उसको बहुत अच्छे से चार्ज लोग करते हैं और इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है कि हाँ, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर नहीं थे, अगर मेरे क्लास लेने से और आप लोगों के जुड़ने से अगर ये चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई, 10% भी हुई होंगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अच्छा रहेगा ये चीज़ कि अगर आप लोग आगे भी इसी चीज़ को अब आपकी पढ़ने की एक तरीके की हैबिट बन चुकी है और 1 से डेढ़ महीने से हो गया आप लोग जुड़े हैं। वंदना, सुजाता तो मेरे ख्याल से डेढ़ महीने से ज़्यादा जुड़ गए ये लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी जो आप लोगों की ये रूटीन जो बन रही है ना पढ़ाई करने की, इसे आप लोग कैरी आउट कीजिएगा आगे भी कंटिन्यू और कोशिश कीजिएगा कि जब भी अभी आपको पढ़ते-पढ़ते इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो चुका है कि आपको पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। आपके पास सारी चीज़ों का जो रीज़न है ना, वो पता होना चाहिए कि आप ऐसा अगर कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिकल चीज़ों पे अप्रोच रखेंगे, तो फिर बायोलॉजी या आपके उसके अलाइड जितनी भी ब्रांचेज़ हैं ना, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएँगी और कभी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इवन बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री भी, मैं तो यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत टिपिकल सब्जेक्ट होती है। लेकिन कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ और जब भी किसी को पढ़ाया भी है केमिस्ट्री तो काफ़ी बच्चे एप्रिशिएट किए हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशंस बता देते हैं, जब भी मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था, तो उस टाइम पे उस ईयर में 95 मार्क्स गया था केमिस्ट्री में हाईएस्ट सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का। अब मेरी कोचिंग जिस कोचिंग में पढ़ाया था। तो ये है कि अगर आप केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको वो भी चीज़ें समझ में बहुत बढ़िया से आती है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बस ये है कहने का सेंस कि आप अगर साइंस के फील्ड में कोई भी चीज़ अगर आप रिसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, अगर वो आपको पता रहेगा ना, तो उसको आपको जानने में ना बड़ा इंटरेस्ट आता है कि अच्छा हमको ये मालूम है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रहा है। तो फिर वो चीज़ें आपको जल्दी भूलती नहीं हैं। चलिए अभी 8 बज कर के 15 मिनट हो गया है और मेरे ख़्याल से अभी जितने लोग आने वाले थे वो आ गए हैं। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और जैसा कि आपको नोटिफ़िकेशंस में दिख ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिल्कुल अच्छा है, ये अच्छी बात है और इसे आप लोग बस मैं यही चाहूँगा कि इसे ये जो बनी हुई है, इस चीज़ को आप लोग कैरी आउट कीजिएगा ताकि ये आपकी मिस ना हो और आप इसी फ्लो में अगर रहेंगे तो डेफ़िनिटली आगे अच्छा ही करेंगे। ओके। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? ओके, ओके मतलब स्क्रीन शेयर हो गई है, भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। सो बेसिकली आज की इस क्लास में जो कि 1 से सवा 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम लोग बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स के बारे में, कौन-कौन से टूल्स हैं, जहाँ पे आप उसको यूज़ करके इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। साथ-साथ हम लोग प्रोटियोमिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो जो आपका ये यूनिट था पूरा जीनोमिक्स का, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और प्रोटियोमिक्स का जो पार्ट था, ये आज की क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा, राइट? तो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मीन क्या हो जाता है? सबसे स्टार्टिंग में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसा कि आपको यहाँ पे 2 वर्ड का कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बेसिकली क्या है आपका 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है आपका बायोलॉजी मीन्स बायो और दूसरा क्या है आपका इन्फॉर्मेशंस। बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को अगर आप कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का यूज़ करके उसको क्या करें एक डेटा के बेस के फॉर्म में क्या करें स्टोर कर लें और उसको फर्दर यूज़ करने के लिए क्या करें अगर आप रख पाएँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस वाले चीज़ को हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वर्ड है, ये अपने आप में 2 वर्ड से मिल कर के कंबाइन होकर के बना हुआ है, बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोलॉजी से मीन यहाँ पे ये है कि लिविंग सिस्टम में दैट मीन्स उनका चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उनके सेल्स के बारे में, उनके जीनोम के बारे में, उनके प्रोटीन के प्रोफाइलिंग के बारे में, उनके सीक्वेंसेस के बारे में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशंस है,
उस इन्फॉर्मेशंस को आप वेट लैब से ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे? ड्राई लैब में मीन्स सिस्टम में और यहाँ पे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इस सिस्टम बायोलॉजी के हेल्प से जो भी आपके बायोलॉजिकल डेटा थे, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन थी, उनको आपने अच्छे से एक्सप्लोर किया, उसको स्टोर किया फॉर फर्दर यूजेज एंड एनालिसिस करने के लिए। इस सब्जेक्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। So bioinformatics is the branch of biology which is basically deals with the study of what that is the informations in the biological system with the help of computational biology. So computational biology की हेल्प से बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाए और फर्दर अगर आगे कोई आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ले करके आप उसकी इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकें। ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। प्रोटेोमिक्स का मतलब सिंपल सा हो जाता है, दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे इंटायर जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं उनकी प्रोफाइलिंग करना, उनके फंक्शंस को जानना, उनके एक्सप्रेशंस को जानना, ये सारी जो स्टडी हम लोग करते हैं उसमें दैट इज़ कॉल्ड होता है प्रोटियोमिक्स। तो प्रोटियोमिक्स आपकी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे हम लोग प्रोटीन के एक्सप्रेशंस, उनके फंक्शंस, उनके कॉन्सेंट्रेशंस या उनके लेवल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और इसके बाद प्रोटियोमिक्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे ही नाम यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ होने वाला है। कुछ तो आपके यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो सॉफ्टवेयर होंगे, जो टूल्स होंगे वो यूज़ किए जाएँगे और उनको यूज़ किस लिए करना है कि जो आपने वेट लैब से इन्फॉर्मेशंस गैदर किया हुआ है, चाहे वो आपका जीन का सीक्वेंसेस है, चाहे वो आपके न्यूक्लियोटाइड के मीन्स आपके उनके बेस पेयर्स हैं या फिर आपके प्रोटीन के सीक्वेंसेस है। तो ये प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, इनके स्ट्रक्चर का या इनके सीक्वेंसेस की जो इन्फॉर्मेशंस है उसको बायोलॉजिकल सिस्टम का उसको आप कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। इसी को बेसिकली आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एनालाइज एंड मैनेज द बायोलॉजिकल डेटा। तो बायोलॉजिकल डेटा का मतलब यही हुआ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स दैट मीन्स प्रोटीन्स एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड। तो इस इन्फॉर्मेशंस को मैनेज करना और उसको स्टोर करना, एनालाइज करने के लिए जिस कंप्यूटर साइंस का आप यूज़ करते हैं, उन दोनों को मिला करके जो बनता है उसे आप बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर आता है एक वर्ड बायोलॉजिकल डेटा। तो इस बायोलॉजिकल डेटा को अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टर्म में देखा जाए तो इसे आप डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस का मतलब क्या हो जाता है? सो डेटाबेस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशंस है डीएनए के फॉर्म में मीन्स उसके न्यूक्लियोटाइड के बेसिस के फॉर्म में कोई एडमिट होना चाह रहा है। ओके। डेटाबेस का मतलब हो जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशंस आपका चाहे वो प्रोटीन्स का हो, चाहे वो आपके डीएनए का हो, वो जो रॉ डेटा है उस डेटा को लेकर के आपने एक उसका ऑर्गेनाइज़ वे में, एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया, उसको कन्वर्ट किया है। तो ये जो कन्वर्जन हो जाता है या स्टोर जो हो जाता है, सो आप डेटाबेस के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक सेल है और इस सेल्स का अगर आपने डीएनए निकाल करके इसको आइसोलेट करके आपने उसको पूरा क्या किया, सीक्वेंस किया और इस सीक्वेंसिंग के इन्फॉर्मेशंस आपने सिस्टम में स्टोर कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। तो जितने भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस हैं, उन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को कंप्यूटर में क्या कर देना है, स्टोर कर देने की प्रोसेस को, वो जो स्टोर किया जाएगा उसको आप डेटा के नाम से जानते हैं, डेटाबेस के नाम से जानते हैं। एज़ सिंपल जैसे कि अगर आप कोई मेज़रमेंट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्लांट की हाइट मेज़रमेंट की है, 10 ठो आपके पास प्लांट हैं, 10 प्लांट का आपने क्या किया, हाइट मेज़रमेंट किया और आपने उसको एक एक्सेल शीट में क्या किया, बना करके स्टोर कर लिया कि अच्छा ये वाला जो प्लांट है इसका हाइट ये है, ये वाला जो प्लांट है इसका हाइट ये है। इस तरीके से आपने उसका एक डेटा क्या किया, स्टोर कर लिया। सिमिलरली जो आपके ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनके डीएनए के सीक्वेंसेस को आपने करके उस सीक्वेंसेस को सिस्टम में क्या किया, आपने अपलोड कर दिया, उसको स्टोर कर दिया, उसी को आप डेटाबेस के नाम से जानते हैं। ये डेटाबेस आपका 2 तरीके का हो सकता है, आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम पे आपने जो वेट लैब में काम किया, मतलब आपने यहाँ पे चाहे आप प्रोटीन का एनालिसिस कर रहे हैं या फिर डीएनए का कर रहे हैं। तो अगर आप डीएनए का कर रहे हैं, तो डीएनए का आइसोलेशन से लेकर के डीएनए को सीक्वेंसिंग करके ये जो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एटीजीसी के फॉर्म में दिया है, इस इन्फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा बेस के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आप रिवील करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेकर के बायोलॉजिकल सिस्टम के कंपोनेंट्स को लेकर के और अब उसे आप कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो उसे आप प्राइमरी डेटा के नाम से जानते हैं। और इसी प्राइमरी डेटा को लेकर के फर्दर जो भी डेविएशंस किए जाएंगे, फर्दर जो भी आपका काम किया जाएगा, चाहे आप इसका एक्सप्रेशन एनालिसिस चेक करना चाहते हैं, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन की एनालिसिस चेक करना चाहते हैं, या फिर आप इसमें कोई ऑल्ट्रेशंस करा करके यहाँ पे जीन के सीक्वेंसेस को चेंज करना चाहते हैं, तो आफ्टर प्राइमरी डेटा के बाद का जो भी काम अगर आप करते हैं, तो वो सब सारा सब कुछ किस में आता है, आपका सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। मतलब
मतलब व्हाट कि डी जो डीएनए का आपका सीक्वेंस है, दैट मीन्स यहाँ से आइसोलेट करके इसको सीक्वेंसिंग करा करके आपने एटीजीसी के फॉर्म में जो ये डेटा दिया, स्टोर किया, वो आपका प्राइमरी डेटा है। अब इस एटीजीसी वाले जो आपके इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको आपने कन्वर्ट किया चाहे सीडीएनए में, एमआरएनए में, या फिर आपने उसको प्रोटीन में देखने की कोशिश की, प्रोटीन से कौन-कौन सा बन रहा है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस होगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज़ अ सेकेंडरी डेटाबेस कहलाती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्राइमरी डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लोग आपके वेट लैब पे काम करते हैं, उन सभी लोगों की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप उनसे इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं कि हाँ, अगर आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो इसका जो डेटा है वो हमको आप दे दीजिए। उसी डेटा को लेकर के आप डिफरेंट डिफरेंट के टूल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप उस डेटा को क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं, और उससे जो डेटा डिराइव करके आप बनाते हैं, उसको आप सेकेंडरी डेटाबेस के नाम से जानते हैं। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जितना भी आप टूल्स अब तक जानते होंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिलेटेड में, उन सारे टूल्स पे जो भी डेटा आपको स्टोर करके दिखाई मिलती है या जिससे आप कंपैरिजन करते हैं, वो सभी के सभी डेटा आपके प्राइमरी डेटा से मतलब प्राइमरी डेटा ही है, और उनसे डेरिवेटिव जो चीज़ें इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं, वो आपके सेकेंडरी डेटा कहलाती है। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एनसीबीआई का पोर्टल किस तरीके से ओपन होता है और एनसीबीआई कैसे काम करता है। तो एनसीबीआई के पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं सीक्वेंस सिमिलरिटी कराने के लिए, वो सब क्या है, आपके प्राइमरी डेटा हैं, और उन्हीं प्राइमरी डेटा को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट आपके एनालिसिस की जाती हैं अलग अलग रेफरेंस में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे से आपको प्राइवेसी भी रखनी पड़ती है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन, खास करके जो लोग रिसर्च के फील्ड में होते हैं, तो ये उनको पहले से स्टार्टिंग में ही जब कोर्स वर्क कराया जाता है तो बता दिया जाता है कि आपकी जो भी अपने पर्सनल रिसर्च की इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसे ऐसे किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी को ऐसे बताते नहीं हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल जनरेट की हुई डेटा होती है, और उसी साइंटिफिक कम्युनिटी में हर एक डेटा की बहुत वैल्यू होती है। तो ऐसे ही आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी यही है कि जो भी डेटा आपके पास है, उस डेटा को जब तक आपने पेटेंट नहीं करा लिया है, तब तक आपको किसी कैसे पब्लिकली शेयर नहीं करना होता है। ओके, सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए हिस्ट्री में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया जाता है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। कभी-कभी आपको ये इवोल्यूशन में ही पूछा जाता है, चूँकि आप यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसका रिलेशन चूँकि बायोलॉजिकल सिस्टम से ही हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का मीन क्या होता है। तो ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब उनके एंसेस्टर्स में जो डीएनए का सीक्वेंसेस हुआ करता था या जो प्रोटीन की प्रोफाइलिंग होती थी, अब उनके सीक्वेंसेस में और उनसे बनने वाले जो यंग जनरेशन्स हैं, मतलब उनके जो नए जनरेशन्स वाले इंडिविजुअल्स हैं, उन दोनों के जीन के ऑर्डर में या उनके प्रोटीन के प्रोफाइलिंग में क्या रिलेशनशिप आया हुआ है, क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या प्रोटीन नंबर ऑफ जीन्स आपके एक्सप्रेशंस का वो घटा है या बढ़ा है, इस रिलेशनशिप को देखने के लिए, या ये जो वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है एक स्पीसीज में, उनके एंसेस्टर से लेकर के यंग वंस में, इसी को आप बेसिकली मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से आपने इवोल्यूशंस पढ़ा हुआ है नॉर्मल बायोलॉजी में, तो उसको आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन से। तो इसका काम जो होगा वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके डीएनए के सीक्वेंसेस में या उनके प्रोटीन के एक्सप्रेशंस के पैटर्न में आने वाली जो यंग जनरेशन्स है, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, किस तरीके से वो डिफ़र हो रहे हैं दूसरे से, इसी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज़ करने के लिए जो मतलब जो होता है, आप उसको मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सीक्वेंस वेरिएबिलिटी आप किसी भी स्पीशीज़ का अगर आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 जनरेशन्स तक के लिए, तो वो जो टर्म यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मार्गरेट डेऑफ, जिन्होंने इस मॉलिक्यूलर इवोल्यूशंस को लेकर के, या जो टाइम टू टाइम मीन्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल अडैप्टेबिलिटी, किसी इंडिविजुअल्स में जो वेरिएशंस आते हैं या जो चेंजेस आते हैं नेचुरली अडॉप्ट करने के लिए, उसको लेकर के उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, और उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या-क्या रही थी, ये ऑब्जर्वेशंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। कि सबसे पहला तो यही बन जाता है कि ये मार्गरेट जो डेऑफ थे, उन्होंने किस चीज़ को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया था। तो आप ये समझिए कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इस चीज़ को बताने के लिए कि जो कोई एक इंडिविजुअल है या कोई एक ऑर्गेनिज़्म है, जिसका जनरेशन टू जनरेशन अगर हम लोग कोई स्टडी करते हैं, तो ये पाया जाता है कि वहाँ पे कुछ-कुछ क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो वो जो वेरिएशंस आ रहे हैं,
उन वेरिएशंस के आने के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया था ऑब्ज़र्व करके बताने की कोशिश की थी। तो मार्गरेट डेऑफ आप एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया था ऑर्गेनिज़्म के इवोल्यूशनरी चेंजेस पे कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या-क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। उन वेरिएशंस को देखने के लिए इन्होंने क्या किया था स्टेटमेंट कुछ दिए थे। तो उनका स्टेटमेंट कुछ क्या-क्या है ऑब्जर्वेशंस का, नंबर पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये अमीनो एसिड्स इसको हटा देते हैं। सो ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट उनका पॉइंट क्या है कि अमीनो एसिड्स वर नॉट रिप्लेस्ड एट रैंडम बट वर अल्टर्ड विद ए स्पेसिफिक प्रेफरेंस। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो उसमें अल्टरेशंस आ रहे हैं, उन अल्टरेशंस के में जो इन्वॉल्व होने वाले आपके प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड्स है वो रैंडमली ऐसे चेंज नहीं होता है। उनके चेंज होने के पीछे भी क्या है कि प्रेफ़रेंस ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका लाइसिन है तो वो किससे कन्वर्ट होना चाहिए, ये इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपका सेम काइंड के जो अमीनो एसिड्स होंगे लाइक आपका अर्जिनिन है तो वो लाइसिन चेंज होना चाहिए। अगर आपका एस्पार्टेट है तो ग्लूटामेट से होना चाहिए। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि जो अल्टरेशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटीन के फंक्शंस में या प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में चेंजेज़ आ रहे हैं, ये जो चेंजेज़ है वो रैंडम नहीं है। वो एक तरीके का ऑर्गेनाइज़्ड वे है और एक प्रेफ़रेंस के ऑर्डर पे है कि अच्छा ये वाला काम अगर ये वाला अमीनो एसिड भी कर सकता है तो इसको हम करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके ये 2 आपके अमीनो एसिड्स हैं इनका नेचर सेम होता है, लाइसिन और अर्जिनिन है और जैसे इसके बाद आपका होता है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये आपके 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इन दोनों का नेचर क्या है आपका सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक पहला आपका प्रोटीन था जहाँ पे आपका ये लाइसिन पाया जा रहा था और उसमें इवोल्यूशंस के मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज होकर क्या बनाने लगा आपका अर्जिनिन बनाने लगा, राइट? अब ऐसा नहीं है कि ये लाइसिन वाला ऐसे चेंज होकर के डायरेक्टली क्या करेगा आपका ये एसिड बनाना शुरू कर देगा। यही ये बात ही बताना चाहते हैं कि ये रैंडम नहीं होता है, ये एक प्रेफ़रेंस बेसिस पे होता है जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस अमीनो एसिड का अल्टरेशन सीक्वेंस हो रहा है वो अल्टर होने के बाद वैसे ही अमीनो एसिड को बनाएगा जो कि पहला वाला काम कर रहा था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल और भी यहाँ पे कोट करते हैं, सिकल सेल एनीमिया में आपके जो आरबीसी मतलब जो सेल्स होती हैं वो और आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, इन दोनों में आप देखेंगे, दोनों का फ़ंक्शंस क्या होता है, सेम होता है, राइट? हालाँकि ये एक म्यूटेशंस है और आपका ये म्यूटेशंस ठीक अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि नॉर्मल जो आपकी आरबीसी सेल्स होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी और जो सिकल सेल एनीमिया होती है, उसके हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन फंक्शन दोनों क्या कर रहे हैं, परफॉर्म यही कर रहे हैं। आपका जो ये हीमोग्लोबिन है, ये भी आपका अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है और आपका ये जो सिकल सेल वाला है, ये भी क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है। ये बात अलग है, ये सिकल सेल वाले की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, जबकि नॉर्मल वाला जो होता है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। दैट इज़ व्हाई सिकल सेल एनीमिया वाले को सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसी को इवोल्यूशन के टर्म में समझ लीजिए कि पहले मान लीजिए आपका सिकल सेल एनीमिया वाला कंडीशन था और इसके बाद जब एनवायरमेंटल कंडीशंस बने जहाँ पे और स्ट्रेस कंडीशंस आया तो इंडिविजुअल्स को अडॉप्ट होकर के अच्छा बनना था ताकि उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाए। तो वो चेंजेज़ होने के बाद बेसिकली कैसा बना दिया, नॉर्मल वाला बना दिया। तो अभी इन दोनों में जो चेंजेज़ आप देखेंगे तो स्लाइटली कोई एक अमीनो एसिड का डिफरेंसेस होगा और उन अमीनो एसिड का जो चेंजेज़ आया है वो बेसिकली उनके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले आए हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में जो पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है वो भी ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, नॉर्मल वाली जो हीमोग्लोबिन है वो ही बाइंड करेगा, लेकिन सिकल सेल से ज़्यादा बेटर बाइंडिंग एफिनिटी किसकी होगी, नॉर्मल वाले की होगी। यही आपका क्या कहलाता है, दैट इज़ द इवोल्यूशन। सो मार्गरेट साहब यही बताना चाहते थे कि किसी भी ऑर्गेनिज़्म में जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अडैप्टेबिलिटी आ रही है, चेंजेज़ जो आ रहा है, उन चेंजेज़ के लिए जो आपके डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेज़ हो रहा है, जिससे आपके जो प्रोटीन के कोडिंग सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जा रही है, तो उसमें जो अमीनो एसिड्स चेंज होंगे वो ऐसे रैंडमली नहीं होंगे। उनका एक स्पेसिफिक प्रेफ़रेंस ऑर्डर है कि सेम काइंड वाले जो आपके अमीनो एसिड्स होंगे, वो आपके बेटर वाले फ़ॉर्म में क्या करेंगे, इवॉल्व होकर के बनेंगे ताकि उससे बेटर फंक्शंस को परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो क्या ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया जो मैं अभी बताना चाह रहा था? ये एग्ज़ाम्पल देकर के सिकल सेल और नॉर्मल सेल से या लाइसिन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट का? देखिए, इसमें मैंने आपको ये बताया कि सिकल सेल के पास जो हीमोग्लोबिन है उसका कर्व मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और आपके जो नॉर्मल वाले होते हैं वो वैसे आपके
बाइकॉन्केव दिखाई देते हैं, राइट? तो नॉर्मल वाली जो हीमोग्लोबिन होती है मीन्स आरबीसी जो होती है, उसमें पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन होते हैं, उसके पास ऑक्सीजन को बाइंड करने की एफिनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, जबकि आपके सिकल सेल वाले जो होते हैं, इनमें स्पेस कम होता है और ये कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, कैरी कर पाते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल को मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि मान लीजिए ये सिकल सेल वाला आपका क्या है, पहला है और इसके इवोल्यूशन होने के बाद आपका क्या बना, नॉर्मल वाला बना। तो नॉर्मल वाला आपका जो है वो ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है एज़ कम्पेयर टू द सिकल सेल वाले की। तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो एवोल्यूशंस आपके हो रहे होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लिए, तो हमेशा बेटरमेंट की तरफ ऑर्गेनिज़्म क्या करता है, इवॉल्व होता है। जैसी-जैसी सिचुएशंस आती हैं, कंडीशंस चूँकि चेंज होता रहता है, कभी आपका बहुत अच्छा ऑक्सीजन का लेवल हुआ करता था, लेकिन अभी आज के डेट में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हुआ हो रहा है। पहले बहुत अच्छे नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करते थे, बट अभी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, CO2 बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिज़म्स में क्या होते हैं, चेंजेज़ आते हैं, राइट? ताकि उस डायनामिक जो आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उन कंडीशंस में वो कैंडिडेट बहुत अच्छे से फिट और सूटेबल बैठ पाए, दैट इज़ व्हाई बॉडी अपने आप को क्या करती है, इवॉल्व करती है। तो ये जो इवोल्यूशंस होते हैं, वो बेटर अडैप्टेबिलिटी के लिए होता है। तो यही आपको बताना चाह रहा था कि ये जो बेटर अडैप्टेबिलिटी के लिए चेंजेज़ आते हैं, वो चेंजेज़ अमीनो एसिड का जो होगा प्रोटीन के फंक्शंस के लिए, वो कोई रैंडम नहीं होगा, वो आपका कैसा होगा, स्पेसिफिक प्रेफ़रेंस पे होगा। एक सिमिलर काइंड के फंक्शंस को परफ़ॉर्म करने वाले अमीनो एसिड से उसी सेम काइंड के फंक्शन को परफॉर्म करने वाले एमिनो एसिड से क्या होगा, चेंजेस होगा। लेकिन दोनों में अगर देखेंगे तो उनके काम करने की जो एफिशिएंसी होगी, वो अब जो चेंज होकर के बन रहा है उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द पहले वाले के। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिकल सेल और नॉर्मल सेल्स का एग्ज़ाम्पल ले रहा था। ठीक है सनी जी? हाँ, हाँ, पूछिए। हाँ, वहाँ पे उसका नेचर भी चेंज होता है, तभी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप कराते हैं तो उसकी उसका उसका जो बैंड मीन्स माइग्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, राइट? हाँ, मिससेंस का इन द सेंस होता है कि गलत गलत जो है आपकी इन्फॉर्मेशंस कोड हो जाती है। हाँ, और आप आपसे आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, वो पॉइंट म्यूटेशंस करके आता है। सिकल सेल एनीमिया बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल शो करता है पॉइंट म्यूटेशंस का, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ एक आपके जो बेसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से आपका जो ग्लूटामेट होता है वो वेरिन में क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वो पॉइंट म्यूटेशंस का भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल देगा तो भी आप उसको लगा कर आएँगे, और अगर पॉइंट म्यूटेशंस के टाइप में देता है नॉनसेंस, न्यूट्रल या सेंस इस तरीके का, तो आप वहाँ पे मिससेंस लगा कर के आएँगे। ठीक है? आगे बढ़ें? ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि सम अमीनो एसिड्स सच एज़ ट्रिप्टोफैन वर जनरली नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर अमीनो एसिड्स। तो जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पूरे जेनेटिक जो कोडॉन होते हैं, उस जेनेटिक कोडॉन में ट्रिप्टोफैन आपका एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए कोई अल्टरनेट ट्रिपलेट कोडॉन नहीं पाया जाता है, राइट? ये सिंगल अमीनो एसिड्स है जो कि सिंगल आपके ट्रिपलेट कोडॉन से क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। तो आपको उस स्टेटमेंट का रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने बताया है कि ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कोई अडैप्टेबिलिटी की वजह से कोई चेंजेस नहीं आता, या इसको इसके फंक्शंस को कोई दूसरा आपका अमीनो एसिड जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो ये जैसा रहेगा आपका उस हिसाब से ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये आपका इसका जो स्टेटमेंट है आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई अल्टरनेट आपका ट्रिपल कोडॉन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इस ये किसी दूसरे अमीनो एसिड से आपका रिप्लेस नहीं हो पाता। तो ये इनके 2 ऑब्जर्वेशन थे। तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया था कि बेस्ड ऑन द सेवरल होमोलॉजी सीक्वेंसेस अ पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशंस PAM मैट्रिक्स कुड बी डेवलप्ड। मतलब इन्होंने ये बताया था कि कई सारे होमोलॉजिकल जो जिनके सीक्वेंसेस क्या आ रहे थे, आपके सिमिलर आ रहे थे, उन सिमिलर सीक्वेंसेस के इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने के बाद ये समझ में आया कि जो पॉइंट म्यूटेशंस होता है वो एक तरीके का ऑर्गेनिम्स में बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी होता है, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसको आप सही मान सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बेटर होता है। तो पॉइंट म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी डीएनए के सीक्वेंसेस में एक आपके जो बेसेस होते हैं, इवन अगर उस एक बेस में कोई अल्टरेशंस आ जाए या चेंजेस किया जाए, इधर ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या फिर आपका ये इंड्यूस भी हो सकते हैं। तो अगर एक सिंगल अमीनो एसिड का कोई चेंजेस अगर आएगा तो उसको आप पॉइंट म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को म्यूटेशंस वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में जो आपके कई सारे जिनके सीक्वेंसेस सेम आ रहे हैं, उन सीक्वेंसेस के बारे में स्टडी करके ये समझ में आता है
है कि जो पॉइंट म्यूटेशंस होती है वो ऑर्गेनिम्स में एक तरीके से एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है और इसकी वजह से डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिम्स का ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए किसी ऑर्गेनिम्स में पॉइंट म्यूटेशंस की जो चीज़ होती है वो एक्सेप्टेबल है और वो बेनिफिशियल पर्पज़ से होती है। उससे अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था इवोल्यूशंस को लेकर के बायोइन्फॉर्मेटिक्स से बताने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज़म्स अगर उसके एंसेस्टर्स या फिर उनके आगे वाले जनरेशंस को अगर आप देखते हैं और उनमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया हुआ था। सो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है एक आपके पास बेस हो जाना। जैसे अगर आप बेड की बात करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक आपके पास ऐसे बेस बन जाना जिस पे आप इन्फॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं रीड आउट कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशंस को आप देख सकते हैं। उसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे अगर आप मैथ में बात करेंगे तो मैथ में मैट्रिक्स जो होती है इस तरीके का कॉलम लिखा रहता है और यहाँ पे कुछ ऐसे डिजिट्स लिखे हुए होते हैं इस तरीके से ए, बी, सी मतलब डिजिट्स लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 9। आप इस मैट्रिक्स के बेसिस पे क्या करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक सरफेस या एक बेस जिसपे कि कोई भी आप इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हो या कोई भी चीज़ का आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, उसको आप मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अब कुछ आपको यहाँ पे टूल्स और कुछ सर्च इंजन के बारे में आपको बताना है, जिसके बारे में आपका आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो नंबर पहला है इसमें आपका नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको आप एनबीआरएफ के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर सीक्वेंसेस। जितने भी आपने न्यूक्लिक एसिड, आपने प्रोटीन, इन सब का जो आपने सीक्वेंसेस देखा है या आप देख पाते हैं, ये एक ऐसा आपका प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सबसे पहले जितने भी आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स थे उनके सीक्वेंस के बारे में आपकी जो डेटा थी वो स्टोर करके रखी गई और उस डेटा को यूज़ करके जितने भी आपके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या जितने भी आपके प्रोफ़ेसर्स होते हैं वो अपने-अपने काम में, अपने-अपने रिसर्च में उसको क्या करते हैं इनकोड करते हैं या उसको एक तरीके का साइट करते हैं कि हाँ, हमने ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ से ली हुई है। तो ये एक बहुत पहले जब जिस टाइम पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं था। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक तरीके से नींव रखी गई थी और बहुत अच्छे से ये डेवलप नहीं हो पाया था। तो स्टार्टिंग में आपने जो चीज़ ये देखा दैट इज़ द नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशंस, ये आपका स्टार्टिंग के टाइम पे बनने वाला एक प्लेटफ़ॉर्म था। इसलिए आप इसको फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूलर सीक्वेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो कभी आपसे ये सवाल बन सकता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए सबसे पहला जो सीक्वेंसेस को देने वाले जो साइट्स थी या जो प्लेटफ़ॉर्म था वो क्या था? तो उसके लिए आप आंसर करेंगे एनबीआरएफ। तो ये एनबीआरएफ क्या है? ये आपने यहाँ पे देख लिया, क्या करता है? मतलब ये कि ये माइक्रोमोलेक्यूल्स मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के सीक्वेंस के बारे में क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है और आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसने सबसे पहली बार आपके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को लेकर के और उनके सीक्वेंस को लेकर के एक एटलस बनाई थी। तो कलर बुक बनाया था जहाँ पे आप प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं, उनके सीक्वेंसेस को भी बहुत अच्छे से पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो ये क्लास खत्म होने के बाद आप एनबीआरएफ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये प्लेटफ़ॉर्म खुल करके आएगा। आप उस पे अपने हिसाब से जिस प्रोटीन का आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर्स अगर आप नाम अगर डालेंगे तो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आपको दिखता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक्सेस करने वाला साइट्स है, आप इसको देख सकते हैं। और हालाँकि ये बहुत पहले का था, लेकिन इस आज के डेट में सबसे जो बेहतरीन काम करता है वो एनसीबीआई है। जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको सिंगल एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती है। तो कोशिश करेंगे आज हम लोग एनसीबीआई के साइट पे विज़िट करने का भी, ये क्लास अभी आपका चल रहा है तो। नेक्स्ट आपका है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी। जो लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं, ये आपका बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लैबोरेटरी मानी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। इनकी एक सोसाइटी भी चलती है, आप इनका लाइफ मेंबर भी बन सकते हैं और ये लोग कई जगह पे ऐसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपका कॉन्फ्रेंस भी कराते रहते हैं, वर्कशॉप भी कराते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर के। तो जिनका इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या ड्रग डिज़ाइनिंग में या ड्रग मॉलिक्यूलर्स में अगर आपका पीएचडी करने का मन है, तो ईएमबीएल का अपना मेंबरशिप वो ले सकते हैं और उससे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप एक बार इनके मेंबर बन जाते हैं, तो फिर आपको ये बहुत केयर करते हैं। आपके कैलिबर के हिसाब से, आपके जो स्किल के हिसाब से, जो उनके पास अगर आपका कोई उनका काम होता है, उस काम के लिए आपको ये अपॉइंट भी कर लेते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत एक अच्छा एक एसोसिएशन है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्या होता है, काम होता है। तो
ये भी एक तरीके का आपका प्लेटफ़ॉर्म है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, मतलब आपके प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशंस गैदर करता है। सो डेटा डिलीवरी वाज़ एस्टैब्लिश्ड टू कलेक्ट, ऑर्गनाइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड डेटा रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशंस। तो ये आपका यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो लैबोरेटरी है, ये आपका एक डेटा को रखने वाली एक ऑर्गनाइज़ेशन है, और जो कि पूरे सीक्वेंसेस को क्या करता है, ऑर्गनाइज़ करता है, उसको अच्छे तरीके से रखता है, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट्स। तो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही ये सब ब्रांच है। चूँकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्रेज़ जब बढ़ना शुरू हो गई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, इसका खुद का अपना एक बड़ा सा अपना एरिया हो गया, तो इसने क्या किया, अपना एक ब्रांच ओपन कर दिया, जिसको यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें प्योरली सिर्फ़ काम आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशंस सीक्वेंसिंग को लेकर के है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जिसको आप ईबीआई के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप जब नोट्स बनाएँगे तो अच्छे से स्टार लगा कर के रख लेंगे कि कौन किस चीज़ के लिए काम होता है, किसका क्या फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं, ये ऐसे नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही सिमिलर काइंड के वर्ड आपको 4 ऑप्शंस में मिलेंगे, तो इनको बहुत स्पेलिंग के, इसीलिए मैं ऐसे कुछ वर्ड क्वेश्चन बना के भी देता हूँ। आप इनके स्पेलिंग को लेकर के, उनके फुल फॉर्म को लेकर के बहुत अच्छे से कंठस्थ हो लीजिएगा कि हाँ, क्या किसका फुल फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में कब से बोल रहा था, एनसीबीआई। ये आज के डेट में सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस चलने वाली आपकी पोर्टल है, साइट्स है, जहाँ पर आप एक ही जगह पे कई सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। आपको अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस चाहिए तो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप वहाँ पे बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सॉरी, आपको थ्री डायमेंशन अगर किसी का स्ट्रक्चर चाहिए तो आप थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर्स भी वहाँ से इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। आपको अपने सीक्वेंस का, आपने जो अपने डीएनए आइसोलेट करके सीक्वेंसिंग कराया है, उस सीक्वेंस का अगर आपको सिमिलरिटी एल्गोरिथम चेक करना है कि कितना ज़्यादा सिमिलर है और ये कौन से स्पीशीज़ से, कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है, ये काम भी आप एनसीबीआई के साइट पे जा कर के कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, पूरी तरीके से फ्री है। सारी जितनी रेफ़रेंस बुक आप स जानते हैं, किसी बुक को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप एनसीबीआई की साइट पे जाइए, बुक वाले सेक्शंस में क्लिक कीजिए, अपने बुक का अपना ऑथर का नाम या बुक का आप नाम डालिए, तुरंत वहाँ पे बुक खुल कर के आ जाएगा, आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइट है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनको बुक पढ़ने का बड़ा शौक है और वो फॉरेन राइटर की बुक पढ़ना चाहते हैं रेफ़रेंस वाली। तो आपके लिए ये बहुत फ्री एक्सेस है, और मैक्सिमम जितनी भी अच्छी क्वालिटी की बुक हैं मतलब आपके फ़ील्ड का जो भी रेफ़रेंस वाली इंडियन ऑथर राइटर की बुक यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप आरसी दुबे चाहते हैं और बीडी सिंह चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको फॉरेन राइटर की जो बुक्स होती हैं रेफ़रेंस वाली, वो वाली बुक यहाँ पे मिल जाती हैं, और बड़ी अच्छी इनकी प्रिंटिंग होती है। और आप लोगों को जो मैंने बुक शेयर किए हुए हैं वो सारे यहीं एनसीबीआई के पोर्टल से डाउनलोड किए हुए हैं। तो आज आप लोग भी जान लिए हैं, अगर आप में से पहले से कोई जानता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आज आप लोग ट्राई कर सकते हैं एनसीबीआई की साइट पे जा कर के। वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको बुक का एक सेक्शन मिलेगा, आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सर्च बॉक्स का आपको एक इंटरफ़ेस दिखेगा। सर्च वाले पे आप बुक का राइटर का नाम या बुक का नाम अगर आप टाइप करके एंटर करेंगे तो नीचे आपकी बुक खुल जाएगी, और वो पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इस एनसीबीआई का क्या इन्फॉर्मेशन है, मीन्स क्या-क्या यूजेज़ है, तो उसको आप देख लीजिए। ये आपका एनसीबीआई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप प्रोटीन के सीक्वेंसेस के बारे में, और आप डीएनए के सीक्वेंसेस के बारे में, और अगर आप कोई सीक्वेंस अगर आपने कराया है तो उसकी सिमिलरिटी को चेक करने के बारे में, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको आगे भी ये आएगा, बट अभी के लिए फिलहाल आप इन्फॉर्मेशंस ये जानते रहते हैं। ये 4 आपको यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म बताए गए हैं, और इन चारों का यूज़ आप कनेक्शंस इनका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से होता है। दैट मीन्स ये सभी के सभी ऐसे साइट्स हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से आप डेटाबेस ले सकते हैं, इधर चाहे आप डीएनए के बारे में या प्रोटीन के बारे में। तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए और इनका आप नोट्स भी सही से बनाइए। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसे आप पीआईआर के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बारे में क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल्स के किसी प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में, उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप पीआईआर के साइट पे विजिट कर सकते हैं। प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज इसका नाम ही है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि जिससे पहले आपने पढ़ा था
वहाँ पे रिसर्च फाउंडेशन था। तो ये वही एनबीआरएफ है जो कि आपका प्लेटफ़ॉर्म का क्या करता है, काम करता है सर्च करने के लिए। मैक्रोमोलेक्यूल्स जो होते हैं उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशंस ये देता है। तो ये 5 आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्च टूल बताए गए हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। किसके लिए? अलग-अलग पर्पज़ के लिए, मतलब प्रोटीन और आपके न्यूक्लिक एसिड मीन्स आपके डीएनए के सीक्वेंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके 3 डायमेंशनल शेप के बारे में या उनकी यूटिलिटी के बारे में बताने के लिए। तो आप इनके फुल फॉर्म के साथ में इनका फंक्शंस भी अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट आता है आपका सीक्वेंस एंड नोमेनक्लेचर। जिस तरीके से केमिस्ट्री में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं आईयूपीएसी के नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग, सिमिलरली आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो प्रोटीन्स होती हैं, उनको सीक्वेंस करने के लिए भी आपको नोमेनक्लेचर के रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि आप उस एक कैंडिडेट का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड में, मीन्स पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसी नाम से जाना जाए। लोकल जो नेम होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे अगर सब्जियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सब्जी का अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ बनारस में रह रहे हैं तो आप उसको कद्दू बोलते हैं, आगरा में चले जाएँगे तो उसको सीताफल बोलते हैं, कहीं और जाएँगे तो उसका कुछ और बोलते हो। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग लोकेलिटी पे अलग-अलग क्या होता है, नाम होता है। तो जिसकी वजह से उस एक ही चीज़ का नाम आपको कई सारे नाम देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके का बहुत एम्बिग्यूइटी पैदा करता है। तो इस एम्बिग्यूइटी को रिज़ॉल्व करने के लिए एक सोसाइटी का डेवलपमेंट किया गया और कुछ रूल्स बताए गए और उस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी 2 केमिकल का नाम सेम नहीं हो सकता है, यही रूल बताया जाता है। तो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग को फॉलो करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देते हैं। और जिससे ये समझ में आता है कि अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मीथेन का नाम अगर इंडिया में मीथेन है, तो अमेरिका में भी मीथेन ही होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाएगा तो उसका नाम कोई चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप आम को यहाँ पे इंडिया में अगर आम बोलते हैं तो शायद हो सकता है अमेरिका में कुछ और बोला जाता हो। लेकिन अगर आप मंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो वो नाम पूरी इंडिया में क्या होगा, आपका फेमस होगा। तो जो आपके ज़ूलॉजिकल नाम या जो आपके बॉटैनिकल नाम दिए जाते हैं वो एक तरीके का साइंटिफिक नेम होता है। इन द सेम वे जो आपके केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के नोमेनक्लेचर को करने के लिए भी एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है जिसका नाम है आईयूपीएसी, और उसी के नाम के अकॉर्डिंग भी आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो आपके रूल्स होते हैं, मीन्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब आप प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, वो आईयूपीएसी के नाम से ही करते हैं। कोई बताना चाहेगा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म? वेरी गुड। तो ये आपकी एक इंटरनेशनल आपकी कमिटी है जो कि जितने भी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, बट हम ये देखेंगे कि आईयूपीएसी के रूल्स को ही गवर्न करता है या फॉलो करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब आप प्रोटीन का सीक्वेंसिंग या प्रोटीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ रूल्स हैं ये अपने हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सो द डेटाबेट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस एंड जर्नल्स दैट पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट्स फॉलो दीज रिकमेंडेशंस। सो आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस दिया जाता है प्रोटीन के सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेटर्स को यूज करने के लिए, जब भी कोई इंस्टीट्यूट्स या जब भी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या रिसर्च स्कॉलर्स अपने पेपर को पब्लिश करते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोटीन को लेकर के लिखते हैं वो सारा सब कुछ इंफॉर्मेशंस इसी आईयूपीएसी के द्वारा दिए गए रूल्स को गवर्न करने वाले जो रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करके लिखा जाता है, ताकि वो वर्ल्ड वाइड क्या हो, एक्सेप्टेड हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सबको होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आप जब प्रोटीन के सीक्वेंस की बात आती है ना, तो जैसे अभी सब लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड्स को डिफाइन, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर को यूज़ करते हैं। एक आपका होता है 3 लेटर वर्ड होता है, एक आपका होता है 2 लेटर वर्ड होता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आप यहाँ पे ग्लूटामेट आप लिखते हैं तो ये इसका पूरा नाम हो जाता है ग्लूटामेट, और आप इसको सिंबल से अगर आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो GLU लिख देते हैं तो ये आपका ग्लूटामेट हो जाता है। अगर आप इसको सिंगल लेटर अगर आप लिखें तो इसको आप क्या लिखते हैं, दैट इज़ अ C लिख देते हैं, राइट? ऐसे ही आपको एक ये जो सिंबल्स होते हैं उसको आप 3 लेटर बोलते हैं, ये वाले जो सिंबल्स होते हैं आपके 1 लेटर वाले होते हैं। तो जब आप किसी प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करते हैं तो हाँ, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग में आपको ये वाले नाम नहीं लिखे जाते हैं, वो ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, ABCDEFGH इस तरीके से। और आपको इनके कोड के बेसिस पे ये समझना होता है कि अच्छा यहाँ पे C अगर लिखा हो तो इसका मतलब ग्लूटामेट होता है, अगर यहाँ पे F लिखा है इसका मतलब फेनिलैलनिन होता है, अगर यहाँ पे T लिखा है इसका मतलब टायरोसिन होता है। तो इस तरीके से आप जब प्रोटीन की सीक्वेंसिंग जब सीक्वेंस अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको कभी अमीनो एसिड के नाम का लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे उस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड लेटर होते हैं, 1 लेटर वर्ड,
उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये जो लेटर आपको कोड दिया गया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पे आर्जिनिन है, तो आप आर्जिनिन को एआर से क्या करते हैं, एआरजी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो सपोज़ आप इसको अगर आर लिख देते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे लाइसिन है, तो लाइसिन को आप एलवाईएस लिखते हैं, इसको आप एल लिख सकते हैं, राइट? या सॉरी, इसको के से रिप्रेज़ेंट करते हैं, सॉरी। और अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे आइसोलेसिन है, तो इसको आप आईएसओ या आईएसई के से रिप्रेज़ेंट लिखते हैं, और आप इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं किससे, आई से रिप्रेज़ेंट करते हैं। फेनाइलएनालीन है, तो आप इसको पीएचई से रिप्रेज़ेंट करते हैं, और आप इसको क्या लिखते हैं, दैट इज़ द पी लिखते हैं। इस तरीके के आपके क्या होते हैं, लेटर कोड होते हैं। तो फुल जो नेम होता है, उसके 3 लेटर्स को लेकर के क्या बना आपका, उसका 3 लेटर कोड बना, और इन्हीं 3 लेटर कोड को और ज़्यादा सिंपल वर्ज़न बनाने के लिए, कम स्पेस कवर करे, आप इसको 1 लेटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो सभी अमीनो एसिड्स के लिए एक स्पेसिफिक क्या है, लेटर आपका माना जाता है, मीन्स आपको लेटर दिया गया है। और ये जो दिया है किसने, ये आईपीएससी के रूल ने दिया है। तो जब कभी भी आप साइंटिफिक पेपर लिखते हैं, और साइंटिफिक पब्लिक पेपर में आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे इन्हीं 1 लेटर वाले लेटर कोड का क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं, ना कि ऐसे पूरा नाम लिखते हैं, क्योंकि ये आपका स्पेस कम लेता है, और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट माना जाता है, जबकि ये आपका कोई भी रीड आउट कर सकता है, जिसको जानकारी नहीं है वो भी पढ़ लेगा कि अच्छा लाइसिन लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये आईपीएससी ने ही अपना रूल्स गवर्न किया हुआ है, उसी रूल्स को फॉलो करके आपके प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग क्या है वो की जाती है, और उनपे जो कोड लिखे हुए होते हैं वो सारा सब कुछ आपका अरे क्या हो गया, सो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके क्या है किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, और आप उसको अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की लैंग्वेज की स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके ओके ओके। ओके, अभी अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके, तो यहाँ पर आपको ओके, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो लैंग्वेज को अगर आप जब उसे बायोलॉजिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको किस तरीके से सिमिलरिटीज़ दिखाई जाती है, ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो हम लोगों की होती है, और बायोलॉजिकल जो लैंग्वेज है, जैसे अगर हम लोग कोई लेटर लिखते हैं, तो लेटर को आप न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में दिखा सकते हैं कि ये जो आपके लेटर से ए है, टी है, जी है या सी है, ये आपके क्या है, लेटर है, और आप इन्हीं को रिप्रेजेंट करते किससे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस को। वर्ड्स जो होते हैं वो किसको डिपेंड करता है, जीन को करता है, एक्सॉन को करता है, या इंट्रॉन को करता है। किसी भी जीन को जब भी आप लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई आपका एक जीन है, तो उस जीन को लिखने का तरीका हमेशा क्या होता है, उसके स्टार्टिंग जो लेटर होते हैं वो हो सकता है कैपिटल हो, लेकिन बाद के बाकी जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। या कोशिश हमेशा ये की जाती है कि जीन को हमेशा आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसके द्वारा बनने वाली जो प्रोटीन होती है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका कुछ रूल होता है। तो जैसे ही वर्ड अगर आप आता है, तो वर्ड वर्ड में आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीन को करते हैं, एक्सॉन को करते हैं, इंट्रॉन को करते हैं, राइट? और हमेशा तरीका यही अपनाया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, जो जीन्स होते हैं उनको लिखने का जो तरीका है वो स्मॉल लेटर में भी लिखा रहता है, या कभी-कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उस अगर 3 लेटर का कोई जीन है, तो उसके फर्स्ट वाले जो लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, आपके स्मॉल होंगे। जबकि इससे बनने वाली जो प्रोटीन होती है, उसको आप हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेंटेंस यहाँ पे आपको ओपेरॉन दे दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड के ग्रुपिंग को आप क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो ओपेरॉन क्या होता है, ढेर सारे जीन्स का एक क्लस्टर होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि आपका जो टीआई प्लाज्मिड होता है, उसमें आपका विर जीन होता है, उसमें 9 जीन होते हैं, तो वो भी एक तरीके का आपका ओपेरॉन है। या आपने ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ा था, आपने देखा कि वहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, बाकी आपका एक ऑपरेटर होता है, एक आपका प्रमोटर होता है, और एक आपका इनहिबिटर होता है। मीन्स वहाँ पे 6 जीन का पूरा क्या आपका क्लस्टर होती है। सो ग्रुप ऑफ जो आपके जीन्स या वो हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपका वर्ड से क्या बन रहा है, सेंटेंस बन जा रहा है। नेक्स्ट आपका आ रहा है दैट इज पंक्चुएशंस। तो आपके यहाँ पे टर्न्स हैं, किंग्स हैं, बेंडिंग हैं। इनको आप अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाले वर्ड आपको थोड़ा-सा बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को कम मिलेंगे, ये वाला आप समझ सकते हैं। बेंडिंग का मतलब ये हो जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक जो जीन्स हैं, अगर आपस में क्या करें, अगर ओवरलैप कर जाए, और वो एक-दूसरे से कहीं पे एसोसिएट अगर हो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बेंडिंग बोलते हैं। तो पंक्चुएशंस का मतलब वही होता है कि दोनों चीज़ों को सेपरेट आउट करने के लिए क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है चैप्टर। तो चैप्टर को आप क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। मतलब क्रोमोसोम के अंदर, एक चैप्टर के अंदर में क्या होता है, आपके ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, ढेर सारे लेटर्स होते हैं, ढेर सारी लाइन्स होती हैं। तो वैसे ही क्रोमोसोम
क्रोमोसोम आपका क्या है, एक चैप्टर है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा, ओपेरॉन दिखाई देगा। ओपेरॉन के अंदर आप जाएँगे तो वहाँ पे जीन दिखाई देगा। जीन के अंदर अगर आप जाएँगे तो क्या दिखाई देगा, बेसेस दिखाई दे जाते हैं। तो ये आपको एक तरीके का सिनोनिम्स दिखाया गया कि कैसे सिमिलरिटीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशंस लैंग्वेज से और बायोलॉजिकल लैंग्वेज से। तो इस वाले टेबल को लगाने के पीछे लॉजिक मेरा क्या था और क्यों मैंने यहाँ पे लगाया, उसको आप ध्यान से दीजिए। कभी-कभी आपसे इस एग्ज़ाम में जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, वो ये पूछ सकता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में जो सेंटेंस है, वो आपके साइंटिफिक लैंग्वेज में किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? न्यूक्लियोटाइड को, जीन्स को, ओपेरॉन्स को या क्रोमोसोम्स को? ये वाले ऑप्शंस आपको नहीं बनेंगे। ये 4 ऑप्शंस आपसे बन सकते हैं। ये इसमें से कोई एक वर्ड आपको देगा और इसमें से आपको ये पूछेगा कि ये किसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये टेबल यहाँ पे लगाना ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम बनने की पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, अगर उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है या वर्ड है, सो वर्ड्स या सेंटेंस ऑफ अ नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज रिप्रेजेंट इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज व्हाट? किसको रिप्रेजेंट ये करता है? तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिए कि कैसे-कैसे आपने यहाँ पे इसको रिलेट किया है। तो चैप्टर चूँकि सबसे बड़ा होता है, तो चैप्टर के अंदर में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, उसके बाद आपके कुछ सेंटेंसेस होते हैं, फिर आपका कुछ क्या होता है, वर्ड होता है, फिर असल में कुछ लेटर होते हैं। तो छोटे यूनिट से लेकर के आप यहाँ पे बड़े यूनिट की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस तरीके से लेटर से पहले आपका क्या बना, फिर वर्ड बने, वर्ड से फिर आपका क्या बना, सेंटेंस बना, सेंटेंस से फिर आपकी ये बना, फिर उसके बाद आपका क्या बना, चैप्टर बन गया। इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हो सकता है कि आपका एक सवाल यहाँ से भी बन जाए। नेक्स्ट हम लोग अभी जो बात कर रहे थे अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस के बारे में, उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं और जो आपको याद करना होगा उसको भी देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। नॉर्मली अगर आप जब देखेंगे तो इनका जो नाम होता है, उनके नाम के स्टार्टिंग के 3 जो लेटर होते हैं, उन्हीं को लेकर के इनका 3 लेटर कोड क्या होता है, बनाया जाता है। सॉरी यहाँ पे ये हेलो? किंग्स का मतलब जैसे एक तरीके का आप समझ लीजिए कि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में कि जब कोई भी जीन्स अगर आपस में लिंक्ड अगर होती हैं, तो लिंकेज होने के लिए उनके पास क्या होता है, एसोसिएशंस होते हैं। उस टाइम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आप किंक बोलते हैं या बेंडिंग बोलते हैं। तो टर्न्स का मतलब तो होता है, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा हेलिक्स टर्न हेलिक्स या लूप हेलिक्स टर्न पढ़ा है? हाँ। हाँ, हाँ, जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपका ऐसे कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर से इस तरीके से अगर आपका ये हुआ है, तो आप उसको हेलिक्स टर्न हेलिक्स या लूप हेलिक्स टर्न इस तरीके से नाम बोलते हैं या बीटा टर्न भी बोल सकते हैं या अल्फा हेलिक्स जो टर्न होता है उसको आप बोल सकते हैं। बेंडिंग का मतलब होता है कि 2 आपके क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मीट कर रहे हैं, मीन्स एसोसिएट हो रहे हैं। किंग का मतलब ये बेंडिंग वाले से थोड़ा-सा अलग होता है, लेकिन उसका मीन भी वही होता है कि जब 2 पास-पास में मीन्स क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में पाए जाने वाले जो आपके जीन्स हैं, अगर वो दोनों एक-दूसरे के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, तो उस पोज़ीशंस को या उस कंडीशंस को आप बेसिकली किंग के नाम से जानते हैं। ये वाला वर्ड आपके एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये थोड़ा फ़ेमिलियर कम है या कह सकते हैं कि ये आपके लेवल का मतलब उसका नहीं है। लेकिन ये वाले सेंटेंस आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इनमें से 4 में से कोई ऑप्शन दे करके इस तरफ से कोई एक ऑप्शन आपको दे सकता है या यहाँ से दे करके आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये जो टेबल आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, उन अमीनो एसिड्स के जो इतने बड़े वाले फॉर्म हैं, उनको आप सिंपल फॉर्म में कैसे लेकर आएँगे, उसके लिए यहाँ पे रूल्स हैं। तो नाम जनरली जो इनके दिए रखे हैं, उन नाम के स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स होते हैं, जनरली उनके क्या बन जाते हैं, 3 लेटर कोड बन जाते हैं। लगभग जितने भी आपके 3 लेटर से बनने वाले सिंगल लेटर वाले जो कोड होते हैं, या तो उनके पहले लेटर से होता है या तो उनके सेकंड वाले लेटर से हो जाता है, कुछ को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे देखिए एलानिन का जो आपका नाम है वो ए से स्टार्ट हो रहा था, इसके लिए लेटर कोड क्या बन गया, ए बन गया। और चूँकि यहाँ पे एलानिन ए पहले ही जा चुका था, दैट इज़ व्हाई आप सेकंड लेटर पे आ जाएँगे, मीन्स आर्जिनिन का आर जो होता है वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। राइट? तो ऐसे ही आपका यहाँ पे चूँकि ए जा चुका है, एस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेरीन के लिए यूज़ हो जाता है, तो एस भी हो चुका होता है, तो आपका थर्ड नंबर का जो लेटर है मीन्स एन, वो क्या होगा आपका, यूज़ हो जाएगा। सो थर्ड लेटर वाली मीन्स 3 लेटर कोडॉन से फर्स्ट लेटर बनाने का जो ऑर्डर है वो यही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके फर्स्ट होते हैं। फर्स्ट वाला लेटर अगर ऑलरेडी किसी दूसरे के नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ किया जा चुका है, तो सेकंड वाला लेटर क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और अगर सेकंड वाला भी लेटर किसी दूसरे अमीनो एसिड के नाम के लिए फर्स्ट टाइम पे अगर यूज़ हो चुका है, तो वहाँ पे थर्ड वाले लेटर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कुछ-कुछ आपके अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका कि नाम और जिनके के लेटर एकदम मैच नहीं करते हैं, तो पहले हम उनको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके ये जो सी और डी हैं, जिसको आप एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट बोलते हैं, ये एकदम अलग है।
राइट? यहाँ पे इनका नाम स्पार्टिक एसिड है, तो स्पार्टेट का एएसपी लिया गया, तो 3 लीटर बन गया। इनका नाम आपका अच्छा ग्लूटामेट यहाँ पे, इसको नहीं लगाते हैं। ये सिस्टीन तो ठीक है, स्पार्टेट है सिर्फ। लेट मी रेज सिर्फ एस्पराजीन का, तो एएस से यहाँ पे लिया गया, एन एस्पराजीन का लास्ट ये लिया है, इसलिए इसको एएसएन बोलते हैं। आर्जिनिन के लिए एआरजी है, मीन्स ये तीनों लेटर है। और एस्पराजीन के लिए ये आपका दो ये है और एक लास्ट का आपका ये है एस्पराजीन, एएसएन। सो मैक्सिमम केसेस में ये जो इनके फुल नेम होते हैं, उनके स्टार्टिंग के लेटर से ही इनका 3 लेटर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है, इसके लिए एएसपी लिखा गया, लेकिन इसका जो लेटर कोड है 1 लेटर वाला, ये एकदम अलग है, यूनिक है, राइट? तो आपके ये जो डी हैं, ये आपके स्टार लगा देते हैं। फिर आपके बाद यहाँ पे के आएगा, ये भी आपको स्टार लगा देते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे ये लाइसिन है, लेकिन स्टार्ट किससे होता है, के से होता है। और इसके बाद आपका ट्रिप्टोफैन, जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट, सिंबल जिसका होता है आपका डब्ल्यू, और स्टार्टिंग किसे होता है, टी से। इसके बाद आपका आता है एन, एस्पराजिन, हाँ एक ये है। और इसके बाद आएगा आपका ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, ई। ये आपके कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके नाम से, जिनके सिंबल में कोई रिलेशन ही नहीं है। ग्लूटामिक एसिड जी से स्टार्ट होता है, लेकिन सिंबल उसका ई है। एस्पार्टिक एसिड ए से स्टार्ट होता है, लेकिन ओके। ग्लूटामिन का जो हाँ, ग्लूटामिन का सिंबल आपका क्यू है, और इसके लिए आपका जो लेटर है वो, मतलब ये जो नाम है उसका जी से स्टार्ट है, लेकिन इसके लिए क्यू है। फिनाइलिन के लिए अगर आप देखें तो नहीं, फिनाइलिन का ठीक है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो एफ से ही आता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। तो जो आपके यूनिक वाले हैं, पहले आप लोग उनको देख लीजिएगा, क्योंकि यही से आपसे सवाल पूछा सकता है, या फिर आपको सीक्वेंस ऐसे दे देगा, ऐसे लेटर लिख करके पूछेगा कि इसमें कौन-कौन से अमीनो एसिड की प्रेज़ेंस है, या क्या-क्या अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा, यही आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ, ये ऐसे ए है, सी है, डी है, ई है, एफ है, राइट, जी है, ये आपको यहाँ पे लेटर मैंने लिख दिया। और इससे मैं पूछूँ कि ये कौन-कौन से अमीनो एसिड के लिए मतलब इससे आपका जो सीक्वेंस है, इससे कौन-कौन से अमीनो एसिड्स बनेंगे, ये आपको बताना है। इस तरीके का सवाल आपसे यहाँ से बनता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ एलानिन हो जाएगा। सी है तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा। डी है तो आपका क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। ई है तो क्या हो जाएगा आपका, ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। एफ है तो क्या हो जाएगा, फिनाइलिन हो जाएगा। और जी है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ABCD से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स हैं, जेड कोई का सिंबल नहीं होता है, तो जो लेटर आपके दिए जाएंगे उसके बेसिस पे आपको करस्पॉन्डिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी होती है। तो 5-6 ऐसे हैं जिनका कि आपका 1 लेटर वाला जो कोड है वो और उनके नाम में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, एकदम टोटली अलग हैं। ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसका डब्ल्यू सिंबल है, ये बहुत परेशान करता है। लाइसिन भी पूछा जाता है, लाइसिन देख कर के लगता है कि अच्छा एल होगा, लेकिन उसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एल भी होता है किसी का, वो गलत करके चले आएँगे। सो आपको लगेगा कि अच्छा लाइसिन मीन्स एल है, तुरंत आप एल लगा कर चले जाते हैं। तो एल जो है वो ल्यूसीन को रिप्रेजेंट करता है, और आई जो है वो आइसोल्यूसिन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ से ये जो आपको लेटर कोड दिए जा रहे हैं, ये आईपीएससी के द्वारा रिकमेंड किए गए। इस इन्फॉर्मेशंस को, मतलब इतने बड़े से नाम को एक छोटे से लेटर में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई। ये अच्छा, अगर ए लिखा हुआ तो उसका मीन क्या होगा पता लगा। आप इतने इतने एरिया में सिर्फ एक अमीनो एसिड का आप नाम लिखते, एलानिन या स्पार्टिक एसिड, उतने में आपने 7 अमीनो एसिड का नाम यहाँ पे लिख दिया, 6 का। तो ये इसका एडवांटेज है 1 लीटर कोड का। और इसको याद करने का तरीका यही है कि आप पहले जितने भी कॉमन वाले हैं, मतलब जिनका नेम और उनके लेटर से मैच करता है, उनको आप एबीसीडी से ऐसे लिख लीजिए अच्छे तरीके से। बाकी ये जो 5 स्टार लगे हुए हैं 6, इनको अलग कर दीजिए, इनको अलग से लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी से क्या होगा, ये याद हो जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ से लेते चलिए अमीनो एसिड के बारे में भी। जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड्स है वो क्या है, ग्लाइसिन है। सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट का भी आपका अमीनो एसिड्स होता है। सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, ट्रिप्टोफान का, तो ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का अमीनो एसिड्स होता है, राइट। और आपके लाइसिन और अर्जिनिन क्या है, बेसिक वाले होते हैं, मीन्स इनका चार्जेस बेसिक होता है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हाँ जी। ग्लाइसिन पूरे अमीनो एसिड का सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला अमीनो एसिड्स है। ट्रिप्टोफान सबसे हाईएस्ट वाला होता है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स भी कहलाता है, मीन्स माना जाता है। और जितनी प्रॉपर्टी आपके अमीनो एसिड शो करते हैं, उसमें से कोई प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है। मतलब ना तो ये स्टीरियो आइसोमर देता है, ना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, राइट, ना ही ये कायरलिटी शो करता है। तो ये सारी चीज़ों को शो नहीं कर पाता है।
सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या है आपका? अमीनो एसिड्स माना जाता है। तो ये थे आपके आईपीएससी के द्वारा रिकमेंड किए गए डेटाबेस मीन्स इन्फॉर्मेशंस जो कि अमीनो एसिड्स को मीन्स के नेम को एक सिंगल लेटर में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया। तो अब आपको जो प्रॉब्लम बना करके एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो आपको ऐसे ही लेटर्स दिए जाएँगे और उससे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड के नाम को और उनके सीक्वेंस को क्या होगा? बताना होगा। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप याद रखिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस बना के दे दिया था ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जी, एच इस तरीके से, तो आप इसके नाम को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ जो सिंबल्स हैं और उनके जो मीन है, उनके जो बेसिस हैं, क्या-क्या हो सकते हैं और इन पे इनका क्या मीन हो जाता है। तो नॉर्मली ये स्टार्टिंग के 4 तो ये सबको पता है अच्छे तरीके से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि जी का मतलब क्या होता है और ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, राइट? यहाँ पे आर जो वर्ड होता है, आप कब यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर आपके बेसिस में मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में अगर आपका जी है या आर है, मीन्स ए है, अगर ये दोनों अगर आपके आ जाते हैं, दोनों सीक्वेंसेस अगर पाई जाती है, दोनों में से कोई, तो आप वहाँ पे आर यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए अलग से जो सिंबल है, वो तो अलग से देख ही लिया आपने। अगर आपका जी या फिर ए इन दोनों में से किसी के भी पाए जाने की पॉसिबिलिटी श्योर ना हो, कन्फर्म ना हो कि हाँ, वहाँ पे क्या है, तो उस कंडीशन ये जो आपको लेटर लिखे जा रहे हैं, इनके कुछ मीन होते हैं, आप उसको समझिए पहले से। जब आपके स्टैंड पे लिखी गई ये लेटर अगर आर आ जाएगा, तो उस आर का मतलब क्या हो जाता है, इसको आप समझिए। इस आर का मतलब ये होता है कि जो 4 बेसेस होते हैं, उसमें से ये कन्फर्म नहीं है कि कौन-सा बेस है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा कि या तो जी होगा या तो क्या होगा आपका ए होगा। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि ये सी और टी नहीं हो सकता है। उस कंडीशंस में आप क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो आर इस बात की पॉसिबिलिटी बताता है कि उस स्ट्रैंड पे, उस सीक्वेंस में हो सकता है कि वो जी होगा, हो सकता है कि वो ए होगा। होगा क्या ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि सी और जो टी है वो बेसिस नहीं होंगे। तो जब इस बात की कन्फर्मेशन हो कि सी और टी नहीं है, लेकिन जी और ए में से कौन हो सकता है, तो उसके लिए आप आर लेटर क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। सिमिलरली वाई आप कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास कंडीशंस क्या हो? ये वाली हो। तो वाई के लिए आप देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या दे रखा है कि जब टी और सी मतलब कि आपको ये तो पता हो कि टी या सी में से कोई एक हो सकता है, मीन्स या तो टी होगा या तो सी होगा, लेकिन आपको ये श्योर है कि आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ए नहीं हो सकता है या फिर ये जी नहीं हो सकता है। ये क्लियर है कि ए और जी नहीं होंगे, लेकिन ये आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि टी होगा कि सी होगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ द वाई। सिमिलरली एम कब आप यूज़ करेंगे? जब आपको ये पता हो कि हाँ, बेसिस जो आने वाले हैं वो तो या ए हो सकते हैं या सी हो सकते हैं, लेकिन टी और जी कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एम यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको इस तरीके का लेटर ये दिया गया है। ये लेटर भी दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बेस के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है या कौन से बेस के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इसको भी थोड़ा-सा समझ लीजिए और अच्छे से जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा वो क्या है? ये एन वाला आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में एन बेस पेयर अगर जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ए है, टी है, जी है, सी है, यहाँ के साथ-साथ में एन लिख दिया, राइट? तो आप इस एन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब क्या आपको इन्फॉर्मेशन जाती है? तो एन का मतलब हो जाता है कि चारों में से कोई भी हो सकता है। चाहे वो ए हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो जी हो, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन हो सकता है। ऐसे ही डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है कि जी हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, लेकिन कभी भी सी नहीं हो सकता है। तो ये जो आपके कोड दिए गए हैं, ये आईयूपीएससी के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं और जब भी कोई पेपर आपको पढ़ने को मिलेगा, जब भी कोई आप साइंटिफिक जर्नल का पेपर अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो सीक्वेंसेस होते हैं, वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो अगर अब आपके सामने कभी भी डीएनए के बेसिस पेयर में लिखे हुए एटीजीसी के अलावा ये लेटर भी अगर आप आज देख लेते हैं, तो आप सरप्राइज़ मत हो जाइए कि अरे! ये तो होता ही नहीं है। जब जनरली आप लोगों ने अभी तक सिर्फ़ एटीजीसी के बारे में पढ़ा और एटीजीसी के बारे में ही सुना। लेकिन आपके बेस पेयर के सीक्वेंसेस में अगर आपका एम आ जाए, आर आ जाए, के आ जाए, एस आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, एच आ जाए, तो आपको उससे शॉक्ड नहीं होना है, आपको समझना है और आपको जानना है कि नहीं इसके बारे में हम जानते हैं। इसका भी ये मतलब होता है कि हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ये बताता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया कि आर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वहाँ पे ये श्योर है कि आपका जो बेस होगा वो मतलब क्या नहीं होगा, वो बेस क्या होगा दैट इज़ सी नहीं हो सकता है या फिर आपका टी नहीं हो सकता है।
ये कन्फर्म है कि सी और टी नहीं होगा, लेकिन जो हो सकता है वो क्या है? आपका जी हो सकता है या ए हो सकता है। इन दोनों में से पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। तो डीएनए के बेस पेयर के सीक्वेंसेस में एटीजीसी के अलावा भी लेटर यूज़ किए जाते हैं फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उन लेटर का भी कुछ मतलब होता है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी वाले उसको समझते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो क्या ये इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को पहले से पता थी कि डीएनए में एटीजीसी के अलावा आप और लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं? ओके, तो आज से अगर आप लोगों के सामने कभी डीएनए के बेसिस में लिखे हुए ऐसे लेटर्स वगैरह आप आ जाएँ, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, आपको बताना है कि हाँ, ऐसा होता है और आपने पढ़ा है और आप जानते हैं, और इसका क्या मीन होता है, ये आपको यहाँ पे बता दिया गया कि कब किस कंडीशंस पे आप आर यूज़ करेंगे, कब किस कंडीशंस पे आप के यूज़ करेंगे, और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो भी मैंने आपको बता दिया, एन वाला आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, राइट? तो एन को याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है, एनी का मतलब होता है मीन्स वहाँ पे एन आता है, भाई एनी का मतलब कोई सा भी बेस हो सकता है वहाँ पे, राइट? और अगर आपसे डब्ल्यू, एच, एस अगर ये सब पूछे जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए ये सिंबल दे रखा है, लेटर बता दिया गया है कि एस का मतलब होता है कि जी या सी हो सकता है, लेकिन टी और ए कभी नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में आप एस लेटर क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। होपफुली कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो मैं चार्ट यहाँ पे लगाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका क्या मीन होता है। और ये सारे के सारे जो रूल्स और सिंबल दिए गए हैं, ये आईपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है, रिकमेंड किए जाते हैं, और इसी आईपीएससी के रिकमेंडेशंस को सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आपने कभी किसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड का कोई पेपर पढ़ा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में ये देखने को मिल जाते हैं। तो क्या-क्या मेजर डेटाबेसेस हो सकते हैं आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को सर्च करने के लिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका एनसीबीआई है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशंस या हाँ, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल उसके लिए एजिडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था कि वो जो आपका एजिडिटी है डाइल्यूथाइमिडीन, वो आपका एक बेस एनालॉग होता है। चूँकि एचआईवी के वायरस का जो आपका पॉलीमरेज़ होता है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, दैट इज़ व्हाई वो गलत बेस को भी क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, और उसके बाद फर्दर कोई उसका रेप्लिकेशंस नहीं हो पाते। तो डेफ़िनिटली ये जो कोड होते हैं ना, इन कोडिंग का बहुत यूज़ होता है ड्रग डिज़ाइनिंग के टाइम पे। जब भी आप कोई किसी चीज़ के लिए ड्रग का अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और अगर आपको कोई इनकी ज़रूरत होती है, तो ये सारे कोड साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत इन्फॉर्मेशंस दे कर के जाते हैं। ओके। और यू सत्यनारायण इंडियन राइटर के बुक में, जैसे अगर बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप लोग बीडी सिंह पढ़ते हैं, यू सत्यनारायण पढ़ते हैं, आरसी दुबी पढ़ते हैं, तो उनमें से अगर देखा जाए तो यू सत्यनारायण की जो राइटिंग स्किल है ना, थोड़ी अच्छी है। उनका ज़रूर वो बहुत सिंपल सी बुक है, मतलब सादा-सादा सा बुक है। आरसी दुबी के जैसा एकदम पूरा कलरफुल नहीं है। लेकिन यू सत्यनारायण की जो बुक है ना, उनमें इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे मेजर डेटाबेसेस कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला आपको दिया जा रहा है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एनसीबीआई। हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ, वो वन लाइनर की तरह तरीके से वो लिखी जाती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आरसी दुबे की जो बुक है ना, वो बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में है, मतलब ठीक है, और उन्होंने पूरा एकदम कलर डायग्राम बना कर के दिया हुआ है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वो बुक अच्छी मानी जाती है, और बीडी सिंह तो पूरा बायोटेक का पूरा कंपाइल है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो तीनों बुक अपने-अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो यू सत्यनारायण आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसमें ना इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, वो थोड़ी ठीक तरीके से मिल जाती हैं। सो एनसीबी क्या? हाँ,
इंडियन राइटर में कई सारे बुक्स हैं, लेकिन ये 3 बुक थोड़ी फेमस ज़्यादा है यूजी और पीजी लेवल पे। मैक्सिमम बच्चे इसी बीडी सिंह और आरसी यूजी के बच्चे तो आरसी दूबे को एकदम फॉलो करते हैं पूरा, क्योंकि उनको थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज चाहिए होता है और आरसी दूबे ने वही काम किया हुआ है। उन्होंने यही आरसी दूबे साहब यही बीएचयू के ही प्रोडक्ट रहे हैं। तो बीएचयू से ही उन्होंने हाँ, बीडी सिंह जी, जी। नहीं, अभी अभी नहीं है, मतलब यहाँ जैसे आप लोगों ने पीके गुप्ता की बुक पढ़ी होगी जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी की। वो पीके गुप्ता साहब भी यही बीएचयू के ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ के मैक्सिमम जो पहले के स्कॉलर्स रहे हैं या प्रोफेसर्स रहे हैं, उन सब लोगों ने बुक लिखना वर्मा साहब का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा फिज़िक्स का। जी हाँ, वो यही बीएचयू के ही प्रोडक्ट हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो कि जिनकी बुक्स आप मतलब यूजी और पीजी लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उनके जो राइटर हैं वो यहीं बीएचयू से हैं। तो बीएचयू एक बेसिकली सिर्फ़ स्टूडेंट का नहीं, यहाँ राइटर का भी हब है। मैक्सिमम प्रोफ़ेसर वहाँ पे क्या चीज़? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किस सब्जेक्ट से आपका एमएससी? अच्छा, ओके, आरती गुप्ता बोल रही हैं क्या? ओके। हेलो? अलाउड तो एक्चुअली इनके सिलेबस के लिए भी मैंने इनसे बोला था, बट इनका चूँकि जो सिलेबस है यूजी का और पीजी का ना, उसमें मैक्सिमम सारी चीज़ें इनके उसमें से मिल रही हैं। लेकिन ऐसा रिटेन फॉर्म में कहीं लिखा नहीं है, बट इनका चूँकि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आता है और वहाँ पे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लिख रखा है, तो उसकी वजह से ये शायद मेरे ख्याल से एलिजिबल हो जाएँ। जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं, उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे लिख रखा है और इनका भी जो सर्टिफ़िकेट है, वो बायोमेडिकल के ही टर्म्स नाम से दिया गया है। सो दैट इज़ व्हाई बस एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम सिर्फ़ यही है कि इनके वाले सब्जेक्ट सर्टिफ़िकेट पे ये मेंशन है मॉलिक्यूलर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से और वो एलिजिबिलिटी वाले नोटिफ़िकेशंस में भी दे रखा है। दैट इज़ व्हाई ये मेरे ख़्याल से कंसिडर शायद की जाएँगी। अब ये तो क्या होगा, ये तो डिसाइड करेगी केबीएस की कमिटी। ओके। कोई बात नहीं सोविक, आप इतना परेशान मत होइए। आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूँ? अभी तो कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल ये प्रोविज़न बहुत ओके। नहीं, ये प्रोविज़न होता है, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी कर रखी है और आपकी एमएससी के जो सर्टिफ़िकेट लिखे हुए हैं, अगर आपकी वो डिग्री किसी दूसरे के इक्विवेलेंट अगर होती है, तो इसके लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी आप लिख करके दे देती है कि ये वाली जो डिग्री है, वो इक्विवेलेंट इसकी मानी जाती है और उसपे पूरा बाकायदा आपका जो सिग्नेचर वो होना चाहिए, वो लगा हुआ होगा, तो वो चीज़ वैलिड मानी जाती है, राइट? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ, यहाँ पे बीएचयू में जो बायोटेक्नोलॉजी कराई जाती है, वो एनवायरमेंटल बायोटेक में और प्लांट बायोटेक में कराया जाता है। तो जब कोर बायोटेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट आती है, तो उसमें लिखा रहता है सिर्फ़ कोर बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे प्लांट वाले या एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में बच्चे यहाँ पर आ करके बात करके ऑफिस में ये लिखवा करके दे दिया जाता है कि ये जो प्लांट बायोटेक का सिलेबस है वो पूरा कोर बायोटेक सिलेबस के इक्विवेलेंट है और ये डिग्री भी इसकी इक्विवेलेंट है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा होता है प्रोविज़न, बट आपकी यूनिवर्सिटी में अब ये हुआ मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ये प्रोविज़न क्या चीज़? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट का किसी में भी लिखवा करके आप दे देंगे। जो चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, उनको लिख अब जैसे बायोटेक से अगर आपने एमएससी कर रखा तो बॉटनी लिख के थोड़ी दे देगा, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि जो स देखिए जो आपका सिलेबस है, अगर वो सिलेबस का जिसके इक्विवेलेंट आप लिख कर के दे रहे हैं, अगर उसका सिलेबस आपके सिलेबस से मैच करता है, तब जाकर के यूनिवर्सिटी आपको लिख कर देती है कि हाँ, ये वाला जो स इनको जो कोर्स पढ़ाया गया है, जो डिग्री दी गई है, इसका कोर्स का सिलेबस उस वाले कोर्स के सिलेबस के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज़ व्हाई ये डिग्री इनकी इक्विवेलेंट मानी जाती है। तब जाकर के होता है ये। तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिख के नहीं देती है। चलिए आते हैं एनसीबीआई के पोर्टल पे मीन्स एनसीबीआई के टॉपिक पे, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एनसीबीआई एक आपका बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि डेटा को रिट्राइवल करके देता है और किसके-किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, सीक्वेंसेस के बेसिस के बारे में और एनसीबीआई की जो साइट्स है, उनके जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उनको कुछ कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। तो क क्या-क्या हो सकते हैं? नंबर पहला है आपका डेटाबेस रिट्राइवल टूल्स, मतलब जहाँ से आपको डेटा आपको निकलेगा या निकालने के आप कौन-कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका है डेटाबेस रिट्राइवल टूल में आपकी ब्लास्ट फैमिली ऑफ सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च प्रोग्राम। ये ब्लास्टा जिसे आप बोलते हैं बार-बार, ये वही होती है कि जो भी आपके सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस का कितना परसेंट जो आपके एनसीबीआई के पोर्टल पे डेटा ऑलरेडी स्टोर है, उस डेटा से कितनी परसेंट सिमिलरिटीज़ शो करती है, इसी को कराने के लिए जिस टूल्स का आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ब्लास्ट। तो इसके बाद आपका होता है जीन लेवल सीक्वेंसेस कि जीन के आपके जो सीक्वेंसेस हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको एनसीबीआई के पोर्टल से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो आप सिमिलरिटी से सीक्वेंस चेक करा लेते हैं, जीन का पूरा आपका सीक्वेंसिंग हो जाती है और आपके जो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए होते हैं उनकी भी सीक्वेंसिंग हो पाती है। साथ-साथ आपको यहाँ पे क्रोमोसोम का सीक्वेंसिंग भी आपको मिल जाता है कि उनका ऑर्डर क्या है या उनकी सीक्वेंसिंग किस तरीके से दिखाई जाती है। जीनोम की एनालिसिस आप कर सकते हैं, जीनोम का साइज़ कितना है, जीनोम पे नंबर ऑफ जीन कितने पाए जा रहे हैं, कितना आपका कोडिंग पार्ट है, कितना आपका नॉन कोडिंग पार्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ पे मिलती हैं। एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस कि कौन से जीन का कितना परसेंट में, कितना अमाउंट में आपका एक्सप्रेशंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशंस भी आपको एनसीबीआई की साइट से मिल जाती है। ऑलरेडी आपको बताया कि एनसीबीआई आपको एक प्लेटफॉर्म पे कई सारी चीज़ के बारे में आपको बताता है, उनमें से कुछ हाईलाइट जो पॉइंट थे, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं कि क्या-क्या पॉइंट आपको ये बता सकता है। किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में मीन्स उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशंस लेनी है, तो आप एनसीबीआई के पोर्टल पे जा करके उसके लेफ्ट कॉर्नर पे जो प्रोटीन एनालिसिस का पोर्शन होता है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्च बार टूल बार खुल जाएगा, उस पे आप प्रोटीन का नाम डालेंगे तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि डेटा रिट्राइवल करने के लिए कौन-कौन से टूल्स होते हैं। तो एक आपका यहाँ पे है इंटरेस्ट और एक आपका है टेक्सोनॉमी ब्राउज़र, दूसरा आपका है लोकस लिंक। तो इनका कब-कब आप यूज़ करेंगे और इनसे किस तरीके का आप डेटा रिट्राइवल कर सकते हैं, उसके उससे लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। सो इंटरेस्ट जो होता है आपका क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस रिट्राइवल सिस्टम होता है और इससे आपको इन्फॉर्मेशंस जो मिलती है वो क्या मिलती है कि किसी भी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी कोई सवाल आता है कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का कि इससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है, इसका ये क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो आपके ये जो बायोलॉजिकल टाइप के जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के जो सवाल होते हैं ना, उन सारे सवाल का जवाब अगर आपको लेना है, सो आप इंटरेस्ट के पोर्टल पे जाइए और आप अपने प्रॉब्लम को डालिए। आपको वहाँ पे रिस्पेक्टिव जो सवाल का आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में क्या होता है, मिल जाता है। और ये आप इसको पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिटरेचर मीन्स वहाँ पे आपको डिटेल में तो नहीं मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं आप लोग? होपफुली समझते होंगे। समरी जिसे आप बोलते हैं, किसी भी चीज़ का जो एकदम कंटेंट मतलब मेन फॉर्म हो, तो आप जो भी जिस प्रोटीन के बारे में या जिस इन्फॉर्मेशंस के बारे में आप यहाँ पे डालते हैं, उसका आपको लिटरेचर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में और उसका सीक्वेंस भी मिल जाता है और उसका आपको स्ट्रक्चर्स भी मिल जाता है। ये पोर्टल बड़ा अच्छा है, आप लोग इसको ये क्लास खत्म होने के बाद ना आज थोड़ा आप लोग अपना नेट का एक्सेस कीजिएगा। ये जितने भी पोर्टल मैं बता रहा हूँ, आप उनको गूगल क्रोम पे खोल करके सर्च कीजिए, देखिए आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस मिल पाती है। उससे 2 फ़ायदा होगा, आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए याद भी हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी चीज़ आपके काम की कोई नई चीज़ वहाँ पे मिल भी जाए, जिसके लिए आप अब तक परेशान होते थे। जैसे बुक वाली जो प्रॉब्लम है, आप एनसीबीआई के पोर्टल पे जा करके आप सर्च कीजिए, सारी बुक आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सो इंटरेस्ट का जो ये ये आपके डेटा रिट्राइवल का है, ब्लास्ट आपका सिमिलरिटीज़ को चेक करने के लिए होता है। ये डेटा को लेने के मीन्स डेटा फ़ीस करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसको आप डेटा रिट्राइवल टूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो आपको बताए जा रहे हैं, ट्रेज या टेक्सोनॉमी ब्राउज़र या फिर आपका लोकस लिंक, ये सारे डेटा को फ़ीस करने के लिए है। ब्लास्टर जो होता है, ब्लास्ट जो टूल्स होती है, वो डेटा को सिमिलरिटीज़ शो करने के लिए, सिमिलरिटीज़ चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है?
फास्टा फॉर्मेट उससे थोड़ा-सा आगे होता है। फास्टा जो फ़ाइल होती है, जैसे ब्लास्ट अगर आपने जैसे जब कराया, आपकी जो सीक्वेंसिंग सिमिलरिटीज़ में आ गई, उसको आपने जब सेव करके आप जब फ़ाइल कन्वर्ट करते हो, उसको आप फास्टा फाइल्स बोलते हैं। उसमें सिर्फ़ ये होता है कि जो आपने सिमिलरिटीज़ वाले सीक्वेंसेस लिए रखे हैं, उसको आपने सेव किया है, अब वो जाकर के आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको अपलोड करके अपने सीक्वेंस को एनसीबीआई के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। उसको आप बोलते हैं फास्टा, फास्टा फाइल। ओके, सो इंटरेस्ट का यूज़ आप कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं? किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए आप इस पे जा सकते हैं। आप किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में, उसके सीक्वेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, तो भी आप इस इंटरेस्ट वाले पोर्टल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि टेक्सोनॉमी जो ब्राउज़र होता है, वो क्या काम करेगा? सो टेक्सोनॉमी जो ब्राउज़र है, वो इन्फॉर्मेशंस आपको देता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में, वेरियस स्पीशीज़ के बारे में, और अब तक इस डेटा पे, इस टूल्स पे 79,000 ऑर्गेनिज्म का पूरा आपका जो टेक्सोनॉमिक सीक्वेंसेस है, क्लासिफिकेशंस है, वो दिए जा चुके हैं, मीन्स उस पे अपलोडेड है। तो आप किसी के भी बारे में जो उनका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस है कि कौन से फाइलम से हैं, कौन से ग्रुप से हैं, कौन से ऑर्डर से हैं, कौन से जेनरा से हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, तो आप सिर्फ़ वहाँ पे स्पीशीज़ का नाम डालिए, आपको सारा का सारा डिटेल जो होगा टेक्सोनॉमी का वो मिल जाएगा। और लगभग 80,000 के आसपास से ज़्यादा लोगों का इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। तो इसका आप यूज़ कब करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिख गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकस लिंक, और इस लोकस लिंक का इन्फॉर्मेशंस आप किसके लिए यूज़ करते हैं? जब भी कोई जीन का नाम है, या उसके जो फंक्शंस होते हैं, या उसके जीन के बारे में, उसका कितना केबी मतलब कितना केबी उसका लेंथ है, कितना क्या उसका फंक्शंस है, इसके बारे में, मतलब जीन से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर जाननी होती है, तो आप क्या करते हैं, लोकस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम में सवाल आएगा, वो इस तरीके से ही आता है कि अगर आपको कोई जीन के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है, तो आप कौन से सर्च टूल का यूज कर सकते हैं, या अगर आपको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप कौन से टूल को यूज करेंगे, इस तरीके का प्रॉब्लम बना करके आपको दिया जाता है। तो डेटा रिट्राइवल करने के लिए ये 3 टूल्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, दैट इज़ द इंटरेस्ट के बारे में, टेक्सोनॉमी ब्राउज़र के बारे में, लोकस लिंक के बारे में, और इनका अलग-अलग कहाँ-कहाँ पे यूज़ है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लास्ट फैमिली ऑफ सर्च टूल। तो कौन-कौन से टूल्स हैं जो कि ब्लास्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो ब्लास्ट का फुल फॉर्म आपको दिया गया, बेसिक अलाइनमेंट लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल्स। तो जिसका मीन होता है कि जब आप किसी सीक्वेंस को आपने सीक्वेंस कराया हुआ है, और उस सीक्वेंस की सिमिलरिटी आप चेक करना चाहते हैं, ऑलरेडी जो आपके एनसीबीआई के पोर्टल पे डेटाबेस स्टोर हैं, तो कितना परसेंट उससे होमोलॉजी शो करता है, इसी चीज़ को कराने के लिए ब्लास्ट आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ये ब्लास्ट आपको सिमिलरिटी के बारे में बताता है। तो विच सीक्वेंसेस इन द डेटाबेस आर सिमिलर टू माय सीक्वेंसेस, ये बताने का काम कौन करेगा, ब्लास्टा करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, जो कि किस किस पर्पस के आप लिख कर सकते हैं। तो ईएमबीएल का जो डेटाबेस है, आप किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए करेंगे। यूनिप्रोट के बी का आप यूज करेंगे, एनोटेशन एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस के बारे में। पीडीबी मीन्स प्रोटीन डेटाबेस का यूज कब करेंगे, जब आपको किसी भी प्रोटीन्स के 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो वहाँ पे पीडीबी का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइबोसोमल आरएनए डेटाबेस का आप यूज कब करेंगे, जब आपको आरआरएनए के सब यूनिट के सीक्वेंसेस के बारे में जानना होगा, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे। और पॉली डेटाबेस का आप यूज कब करेंगे, जब आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस या अलाइनमेंट करनी हो किसी प्रोटीन्स का, मतलब प्रोटीन्स का क्या पहले से रिलेशन रहा है, उसके एंसेस्टर्स क्या रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी होगी, तो आप इस डेटाबेस पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज किए जाने वाले जो टूल्स होते हैं, उन टूल्स का किस कंडीशंस पे क्या-क्या आपका यूज़ होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया, और आपने देखा कि हाँ, उनका क्या यूज़ होता है। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे प्रोटियोमिक्स में, और प्रोटियोमिक्स का जैसा कि मीन आपको पहले से ऑलरेडी से बताया जा चुका है कि किसी भी सेल्स में जो एंटायर आपके प्रोटीन्स होते हैं, उनके प्रोटीन की पूरी जो एनालिसिस होती है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके एक्सप्रेशंस के बारे में, और उनका उनका जो रोल होता है उसके बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोटियोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन सेट ऑफ अ सेल, किसी भी सेल्स का प्रोटीन का जो पूरा सेट होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रोटियोमिक्स बोलते हैं। और ये प्रोटीमिक्स में और क्या-क्या आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो प्रोटीन से प्रोटीन का इंटरेक्शन की स्टडीज़ आप करते हैं, ये भी आप कर पाते हैं। प्रोटीन्स का फंक्शंस के बारे में स्टडी आप करते हैं। प्रोटीन के लोकलाइजेशंस के बारे में कि कौन से कंपार्टमेंट में प्रोटीन्स आपका लोकेट करता है, इसका भी स्टडी आप प्रोटीम्स में करते हैं। और प्रोटियोम ऑफ अ गिवन सेल्स इज़ डायनामिक, मतलब इसका ये हुआ कि किसी एक सेल्स का जो प्रोटियोम होगा, मीन्स टोटल जो प्रोटीन होगी, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो हमेशा आपके क्या होते हैं, चेंज होती रहती है, मीन्स डायनामिक होती है। तो
जैसा कि आपको पता है कि लाइफ के अलग-अलग स्टेजेस पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो आपके एक्सप्रेस होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। दैट इज़ व्हाई आपके प्रोटीन का जो प्रोटियोम होगा मीन्स जो प्रोटियोम का कंटेंट होगा किसी एक सेल्स के लिए वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है जस्ट लाइक जीनोमिक या फिर जीनोमिक लाइब्रेरी के जैसा जैसा कि आपने जीनोम में पढ़ा था। तो प्रोटियोम जो होगा वो क्या होगा आपका अलग-अलग होता रहेगा। मतलब एक ही इंडिविजुअल का एक जो सेल्स होगा अलग-अलग टाइम पे अगर लिया जाएगा तो उनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या होगी अलग-अलग आएगी। उसके पीछे का लॉजिक आपको दिया गया है कि ये आपके क्या होते हैं दैट इज़ द डायनामिक होते हैं मीन्स अलग-अलग कंडीशंस में अलग-अलग प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। सो टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स क्या-क्या है दैट इज़ यहाँ पे आपका एक्सप्रेशंस प्रोटियोमिक्स है। तो एक्सप्रेशंस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको क्वांटिफिकेशन जब करना हो कि किसी इंडिविजुअल प्रोटीन्स का कि कितना परसेंट में या कितना अमाउंट में ये प्रोटीन आपकी एक्सप्रेस आउट हो रही है और इसका कितनी क्वांटिटी बन रही है तो क्वांटिफिकेशन से अगर करना होगा या जिस प्रोटियोमिक्स के ब्रांच में करते हैं उसको हम एक्सप्रेशंस प्रोटियोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ अ प्रोटीन एक्सप्रेशंस किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशंस का जब आप क्वांटिफिकेशंस कर पाते हैं कि हाँ कितना परसेंट में कितना अमाउंट में ये क्वांटिफाई हो रही है मीन्स एक्सप्रेस आउट हो रही है तो उसको आप एक्सप्रेशंस प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का मतलब सिंपल सा है कि जब आपका किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में उसके नेचर्स के बारे में उसका जो सेल ऑर्गेनल्स के पर्टिकुलर के स्पेसिफिसिटी के बारे में अगर आपको बताना हो या अगर आप स्टडी करते हैं तो आप उसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का मतलब सिंपल उनके स्ट्रक्चर्स उनके नेचर उनके जो पाए जाने वाले जो शेप हैं या उनके बॉन्डिंग है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो देगा उसे प्रोटियोमिक्स स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो फंक्शन का मतलब थोड़ा ब्रॉडर सेंस हो जाता है मतलब जिसमें सारे प्रोटीन्स के फंक्शंस आ जाए उनके इंट्रैक्शंस आ जाए उनके रोल्स आ जाए तो उनको आप बेसिकली फंक्शनल प्रोटियोमिक्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोटियोमिक्स का क्या क्या आपका ब्रॉडर सेंस हो सकता है क्यों प्रोटीन्स का आपका जो कंसंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो डायनामिक होता है उसके लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो प्रोटियोमिक्स का देखिए ब्रांचेज आपको दे रखा है एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स क्या हो सकता है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स क्या हो सकता है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स क्या हो सकता है ये आपको दिए गए। प्रोटीन से प्रोटीन का इंटरेक्शन भी आपको ये बताता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो आपके होते हैं उनकी वजह से भी प्रोटीन्स का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता रहता है। प्रोटीन का जो परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा चेंज होगा। आपको एक सवाल दिया जाता है नंबर ऑफ जीन एंड नंबर ऑफ प्रोटीन में रिलेशन निकालने के लिए तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी सेल्स में अगर आपको जीन का नंबर पता चल जाए तो आप उससे उसके प्रोटीन्स का नंबर आप पता लगा पाएंगे क्या ये पॉसिबल है क्या ये हो सकता है। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमको जीन का नंबर पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ प्रोटीन्स बता सकते हैं? एक्चुअली नो बिकॉज प्रोटीन्स का जो जीन्स होती हैं उनमें जीन से बहुत हर लेवल पे क्या होता है आपका मॉडिफिकेशंस होते हैं जैसे आपका जब डीएनए से आपका एमआरएनए बन रहा होता है वहीं पे कई बार आपका प्रोसेसिंग हो जाती है इंटरनल स्प्लाइसिंग हो जाता है। आरएनए बनने के बाद वहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस होने के बाद जब आपका ट्रांसलेशंस होता है तो वो ट्रांसलेशंस में भी क्या होते हैं मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो लगभग नियरली 200 से ज़्यादा आपके प्रोटीन के लेवल पे क्या होता है आपका मॉडिफिकेशंस होता है जिसमें आपका फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोसाइलेशंस एमाइलेशंस एसिटाइलेशंस मेथाइलेशंस ये सारी आती हैं। और इन सभी मॉडिफिकेशंस के बाद जो एक आपका जीन होता है उससे बनने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनके फंक्शंस या उनका नेचर क्या होता है अलग अलग हो जाता है। सो इस तरीके से अगर आपको प्रोटीन और नंबर ऑफ जीन मतलब नंबर ऑफ जीन और नंबर ऑफ प्रोटीन्स में अगर आपको रिलेशन निकालना हो तो ये कहना थोड़ा गलत होगा कि हाँ जितना नंबर ऑफ जीन है उतने नंबर आप क्या होंगे आपके प्रोटीन्स होंगे। ये स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं है। राइट तो ये आपसे आपके टॉपिक में पढ़ना भी था नंबर ऑफ जीन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स। तो नंबर ऑफ जीन अगर आपको पता भी चल जाए जैसे सपोज अगर हम लोग आज के डेट में ये जानते हैं कि हमारे जीनोम में 30,000 के अप्रॉक्स जो है वो क्या है जीन है। लेकिन इस बात को लेकर के कभी हम ये अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में 30,000 अप्रॉक्स क्या है प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनका नंबर इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। रीजन उसके पीछे क्या है कि वहाँ पे हर लेवल पे क्या हो रहे हैं मॉडिफिकेशंस होते हैं अल्टरेशंस होते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि स्प्लाइसिंग कर लेने के बाद या एडिटिंग कर लेने के बाद एक ही सीक्वेंस से कई सारे प्रोटीन्स आपके बन सकते हैं मतलब कई सारे कोडॉन आपके बन सकते हैं। या ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होता है तो उसके बाद भी आपके कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अलग अलग क्या होता है आपका मॉडिफिकेशंस होता है। दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होगा कि जो आपका नंबर ऑफ जीन है उतने नंबर आपका क्या होगा प्रोटीन होगा। ये
कह पाना आपका मुश्किल है। यहाँ पे आपको फिगर में यही दिखाया जा रहा है कि आपका जो जीन होता है मीन्स डीएनए है, डीएनए के बाद से जो प्रोसेस होती है उनके हर एक लेवल पे क्या होता है मॉडिफिकेशंस होते हैं और वहाँ पे रेगुलेशंस होता है, जिसकी वजह से बनने वाली जो प्रोटीन्स होते हैं उनका नेचर, उनका नंबर क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है आपके जो करस्पॉन्डिंग जीन होते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि आपका प्रोटियोमिक्स का और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट था और कौन-कौन से टूल्स थे जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करने थे, जिनका आप यूज़ करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो आज आप जाइए और उन सारे टूल बार को क्या कीजिए, आप सर्च कीजिए, बुक को सर्च कीजिए, बुक को डाउनलोड कीजिए, प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये सारा काम आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके? सो अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से फिनिश सिलेक्शंस कमिटी रिजेक्टेड एनी कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री देन अच्छा पूरा मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। जी हाँ, अच्छा ये बताइए ये आप लोगों का भी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अच्छा एक ओके, ओके, ओके रुकिए ज़रा हम अभी इसको स्टॉप करते 1 मिनट। हाँ, हाँ, अभी नहीं दिखेगा। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी क्या दिख रहा है? अच्छा अभी तो विंडो दिख रहा होगा। 1 मिनट एक यहाँ पे टैब दे रखा है, विंडो दे रखा है और इसके बाद एंटायर स्क्रीन टैब पे जाएँगे तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस आ जाना चाहिए, राइट? ओके, हाँ, टैब ओपन है। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार? अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, 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 नेट खराब नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। बट अरे तो कंप्लीट स्क्रीन पे सिर्फ ये वाली स्क्रीन आएगी ना, ये वाली खुलेगी नहीं फिर। अच्छा चेक करते हैं, देखते हैं। अ, अब अभी अभी क्या दिख रहा है? ओके, दिख रहा है? ओके तो ये है आपके एनसीबीआई का पूरा इंटरफेस और आपके इस लेफ्ट कॉर्नर पे ये सारे आपके पोर्शंस दे रखे हैं जहाँ पर आपको जाना है। तो सपोज अगर आपको प्रोटीन की सीक्वेंसिंग पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल खुले मतलब जो ऑप्शन खुलेगा आप यहाँ पे इस टूल बार में इस प्रोटीन का नाम आप कोई भी प्रोटीन का आप नाम डाल सकते हैं लाइक एज हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो भी आपके प्रोटीन का नाम को आपको समझ में आता है आप यहाँ पे डालिए। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। जिस बुक की बात मैं कर रहा था आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए जो रिसोर्सेस हैं ए टू जेड वाले या तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल पे जाइए और ऑल पे आपको यहाँ पे मिलेगा बुक्स तो ये बुक्स पे आप क्लिक कीजिए ये आपका बुक खुल करके आ जाएगा और बुक जब खुल करके आएगा तो आप यहाँ पे बुक्स का नाम सर्च करेंगे जैसे कोई भी बुक का आप नाम बताइए तो मैं आपको सर्च करके दिखाऊं। जैसे अल्बर्ट का अगर हम लोग चाहते हैं राइट अल्बर्ट का मोलिकुलर बायोलॉजी चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल अच्छा टाइपिंग जो वो है वो सही से करेक्ट नहीं हो पाया ये आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्बर्ट के नाम से।
हाँ, 1 मिनट आ रहा है। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लग रहा है कि कुछ टाइपिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे आ नहीं पा रहा है। अच्छा, इम्यूनोलॉजी का सर्च करके देखते हैं। कौन सी बुक आ रही है? ओके, इस तरीके से ये बुक्स आपकी आएँगी। जो बुक्स आपको चाहिए होगा, उस बुक्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी हो सकता है कि जो मैंने टाइप किया था, वो वर्ड मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप जिस राइटर का या जो बुक का आपका नाम है, अगर आप एग्ज़ैक्टली टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ बुक शेल्फ वाले सेक्शंस पे मिल जाएगा। और सारे जितने आपके रेफ़रेंस बुक्स होते हैं, वो बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल मतलब मिल जाती है, उसका दिक्कत नहीं होता है। ओके? आप लोग कुछ बुक का नाम बताइए, तो उस बुक को मैं सर्च करके यहाँ पे देखूँ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 मिनट पैसकोड डाल के देखते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है। मिल जाती हैं बुक्स, मतलब जो अच्छी वाली बुक होती है वहाँ पे मिल जाता है। मैंने बहुत सारे बुक यहाँ से डाउनलोड किए हैं। तो इंडियन ऑथर की राइटर की बुक के लिए भी साइट्स है, लेकिन वो एक्चुअली डाउनलोड नहीं हो पाती हैं, समस्या ये है। वो सिर्फ़ आपको ऑनलाइन ही मिल पाती हैं। और आप उसे या तो एज़ लिंक के रूप में आप यूज़ कर पाते हैं, डाउनलोड करने का सिस्टम थोड़ा-सा देता नहीं है उसमें। आपको कौन-सी बुक चाहिए बताइए, तो उसके लिए मैं बताऊँ? अच्छा, तो आरसीडीबी की बुक मैंने लिंक शेयर तो किया था ग्रुप में। मेरे ख़्याल से शिप्रा हैं जिन्होंने माँगा था, मैंने दिया था उनको। आरसी दुबे का जो ऑनलाइन लिंक था, जिस पे आपके सिर्फ लैपटॉप पे ही खुलेगा, और आप उसको उसको पढ़ सकते हैं। मतलब वो डाउनलोड के फॉर्म में नहीं है, मतलब पूरी की पूरी बुक है। तो वो मैंने लिंक दिया था उसको, सिप्रा को। चलिए, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को फिर से शेयर कर दूंगा वो आरसी दुबे वाली बुक, जो बुक है ऑनलाइन वाली। अगर आप लोगों के काम की है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पूरा बुक नहीं खुला था? अच्छा, तो ये हो सकता है, लेकिन वैसे वो जो लिंक था, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन जितना उनका कंटेंट रहता है, सबको पढ़ने के लिए रहता है। ठीक है, कोई नहीं। अगर आप लोगों को इंडियन ऑथर राइटर की बुक अगर चाहिए, जैसे यूसुफ नैना, ये आरसी दुबे या बीडी सिंह का, तो मैं इसके लिए आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी का अरेंजमेंट कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे ये सभी बता रहे हैं, पीडीएफ ड्राइव डॉट कॉम पे भी देखिए, वहाँ पे मिल सकता है। अगर आप में से किसी को मिल जाए, तो फिर आप शेयर कर देना, नहीं मिलेगा तो फिर मैं देखता हूँ, डाउनलोड करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या है, एमसीक्यूज बुक चाहिए? तो वो बुक आपको मार्केट में नहीं मिल रही कोई?